most of you must be aware about it कि nowadays it's going to be used very much in the industry. इंटरव्यूज में ये बहुत ज़्यादा पूछे जाने लगा है. पहले इतना नहीं होता था, आई मीन बिफोर 5 ईयर और बिफोर 10 ईयर्स, बट अभी इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो हर एक इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा हो गई है. ऑलमोस्ट कोई भी आप करिकुलम पढ़ रहे हैं, मे बी आप बीटेक कर रहे हैं या बीसीए या एमसीए, माइट भी उसमें कोई ना कोई सब्जेक्ट होता है डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, राइट. तो आज हम इसमें देखेंगे कि बेसिकली क्या रोड मैप रहेगा, क्या रोड मैप होना चाहिए, कैसे आप लर्न कर सकते हैं, कैसे आप इस चीज़ को सीख सकते हैं, और अगर आप बिगिनर हैं तो आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जो इंटरव्यू में पूछी जाती हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं इंटरव्यू में. जब बेसिकली अगर आपको जब डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो आप उसको कैसे करने हैं, मतलब कैसे उसको आंसर करना है आपको, या क्या क्वेश्चन आपको पुट अप करने हैं, लाइक दैट. एंड लेटर ऑन मतलब आपकी जो भी क्वेरीज होंगी, अगर आपकी कोई पर्सनल एक्सपीरियंस होंगे, कोई पास एक्सपीरियंस होंगे, तो हम उसको भी डिस्कस कर सकते हैं. सो विदाउट फर्दर डिले उसको हम स्टार्ट करते हैं. तो बेसिकली सबसे पहले तो यही कि डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम होता क्या है, हम इसको मतलब बेसिकली क्यों इतनी इंपॉर्टेंस को दी जा रही है. सो राइट नाउ आपने किसी ने भी कोई भी प्रोग्रामिंग की होगी, आई एम अज्यूमिंग कि आपने कुछ ना कुछ प्रोग्रामिंग सी या C++, जावा या किसी ना किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे काम किया होगा, राइट. सो अब आपने वहाँ पे वेरिएबल्स बनाए होंगे डेटा स्टोर करने के लिए, छोटे मोटे वेरिएबल बनाए होंगे, बहुत स्मॉल प्रोग्राम्स भी आपने किए होंगे, सम ऑफ टू नंबर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर, लाइक दैट, राइट. बट अगर हम इंडस्ट्री की बात करें या फिर हम कोई भी ऐसा कोई प्रोग्राम हमें सॉल्व बनाना है, कोई ऐसी रियल टाइम प्रॉब्लम सॉल्व करनी है जिसमें बहुत ज़्यादा डेटा यूज हो रहा है, मे बी 10 वेरिएबल्स, मे बी 20 वेरिएबल्स और मे बी 100 वेरिएबल्स. सो यू कांट मेक द वेरिएबल्स ओनली. हम केवल वेरिएबल बना के उनको स्टोर नहीं कर सकते हैं, वेरिएबल बना के हम अपनी कोडिंग नहीं कर सकते हैं. सो वी नीड सम स्ट्रक्चर, वी नीड सम बेसिकली वी कॉल इट डेटा स्ट्रक्चर, जहाँ पे हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं. तो आपने पढ़ा भी होगा कि डेटा स्ट्रक्चर इज यूज्ड टू स्टोर द डेटा, मैनेज द डेटा, ऑपरेट द डेटा, राइट. सो बहुत डिफरेंट टाइप के डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं, राइट. और हर एक डेटा स्ट्रक्चर के अपने फंक्शंस होते हैं, अपने ऑपरेशंस होते हैं, जैसे कि उसमें इंसर्ट करने का ऑपरेशन, डिलीट करने का, एक्सेस करने का. तो डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर होते हैं और सबके अपने अलग फंक्शंस, अलग मेथड्स, अलग तरीके और अलग यूज केस होते हैं. किसी यूज केस में कोई पर्टिकुलर डेटा स्ट्रक्चर यूज होता है, किसी यूज केस में कोई पर्टिकुलर डेटा स्ट्रक्चर यूज होता है. तो आपको इंपॉर्टेंट है ये जानना कि डेटा स्ट्रक्चर होते कौन कौन से हैं, किसके ऊपर क्या क्या ऑपरेशन रखते हैं, और कौन सा डेटा स्ट्रक्चर किस सिनेरियो में यूज होगा. नॉर्मली ये भी चीज़ पता होनी चाहिए, डायरेक्टली इनडायरेक्टली पूछी जा सकती है कि भाई कौन सा ये एक सिचुएशन है और इस सिचुएशन में आप कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज करेंगे, लाइक दैट. और डेटा स्ट्रक्चर होते क्या है, सिंपल, आपको डेटा को स्टोर करना है, मैनेज करना है, एक्सेस करना है, उसके लिए हम डेटा स्ट्रक्चर यूज करते हैं. नाउ द सेकंड थिंग हियर इज एल्गोरिथम. एल्गोरिथम्स होती क्या है? एल्गोरिथम का सिंपल सा मतलब है किसी भी चीज को करने का एक तरीका, राइट. एक तरीके से आप कह सकते हैं युक्ति, अगर मैं हिंदी में बोलूँ, या फिर आप उसको ऐसे भी समझते हैं द वे टू सॉल्व अ प्रॉब्लम. आप उसको कैसे सॉल्व कर रहे हैं, आपका एल्गोरिथम क्या है, तो हम उसको एल्गोरिथम्स बोलते हैं कि द वे यू वांट टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम. हो सकता है कि आपकी अप्रोच अलग है, 10 बच्चे अगर किसी कोड को कर रहे हैं या किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, तो 10 के 10 बच्चों की अप्रोच अलग हो सकती है, या हो सकता है कि 5 की अलग हो, 5 की सेम हो, लाइक दैट. तो ये एल्गोरिथम्स हम उसको बोलते हैं जनरल टर्म में. बट कुछ एल्गोरिथम्स ऐसी भी होती हैं जो ऑलरेडी डिफाइन की हुई है और हम उन एल्गोरिथम्स का यूज करते हैं. मतलब जैसे आपने अगर ग्रीडी एल्गोरिथम सुना होगा, डायनेमिक प्रोग्रामिंग आपने सुना होगा, डिवाइड एंड कॉन्कर आपने सुना होगा, ऐसी बहुत सारी जनरल एल्गोरिथम्स होती हैं और उनके ऊपर हम बेसिकली प्रॉब्लम्स हमारी सॉल्व होती है, उनके ऊपर प्रॉब्लम भी बनती है और फिर हम उनको सॉल्व करते हैं. और एक कोई भी एल्गोरिथम हम खुद भी बोल सकते हैं. आप ये भी बोल सकते हो सर मेरी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जो अप्रोच है वो ये है, और उस अप्रोच को हम एल्गोरिथम बोलते हैं, राइट. सो ये एक सब्जेक्ट भी होता है, बीटेक में तो होता है, आई डोंट नो और किस कोर्सेज में नहीं होता है या फिर, बट ये बीटेक में एक कोर्स होता है एल्गोरिथम्स करके, कई सारी एल्गोरिथम्स बताई जाती है वहाँ पे. नाउ ये कॉन्टेक्स्ट था, थोड़ा मैं आगे बढ़ता हूँ. तो सबसे पहले अगर आप कोई भी डेटा स्ट्रक्चर आपको सीखना है, तो डेटा स्ट्रक्चर का पहली बात तो किसी भी लैंग्वेज से कोई लेना देना नहीं है. डेटा स्ट्रक्चर इज यूज्ड टू स्टोर द डेटा, टू मैनेज द डेटा, टू एक्सेस द डेटा, राइट. और उसके अपने मेथड्स होते हैं, अपने फंक्शंस होते हैं कि फॉर एग्जांपल एरे है, एरे में आप किसी वैल्यू को कैसे इंसर्ट करा सकते हो. एरे है, उसमें आप कैसे किसी वैल्यू को एक्सेस कर सकते हो. जिसमें थोड़ा बहुत नाम तो आप लोगों ने अगर सुना होगा तो एरे, लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू, ग्राफ, ट्री, लाइक दैट, ऐसे होते हैं. तो हर एक डेटा स्ट्रक्चर का अपना एक मेथड होता है इंसर्ट करने का, डेटा इंसर्ट करने का, डेटा एक्सेस करने का, डेटा डिलीट करने का, उस डेटा स्ट्रक्चर को आइटरेट करने का. सबके अपने अपने एक वो रहते हैं, अपने अपने मेथड्स रहते हैं और सबका तरीका अलग होता है, राइट.
सबसे लेकिन हमें आपको स्टार्ट करना है डेटा स्ट्रक्चर, तो आपको सीखना होगा और फिर उसको में थोड़ा आपको कोडिंग करनी होगी, राइट? आपको रियल टाइम प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग सॉल्व करनी है। तो सबसे पहला स्टेप है कि आप सबसे पहले कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को चूज करो जिसमें आप उस कोडिंग करना चाहते हैं। जब आप कोडिंग करेंगे तो डेफिनेटली डेटा स्ट्रक्चर का भी आप यूज करेंगे और एल्गोरिथम का भी आप यूज करेंगे। एल्गोरिथम सिंपल आपकी अप्रोच, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जो आपकी अप्रोच होती है उसको हम एल्गोरिथम बोलते हैं। कुछ ऑलरेडी प्री डिफाइंड एल्गोरिथम्स होती हैं, जैसे मैंने बताया आपको डायनेमिक प्रोग्रामिंग होती है, ग्रिडी होती है, डिवाइड एंड कॉन्कर होती है, राइट? और सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स होती हैं कई सारी, तो वो प्री डिफाइंड है। और कुछ एल्गोरिथम हम अपनी बनाते हैं किसी जनरल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो दिस इज द एल्गोरिथम आप यूज ही करेंगे जब भी आप कोई कोड करेंगे। डेटा स्ट्रक्चर भी आप यूज ही करेंगे जब भी आप कोई कोड करेंगे। सबसे ज्यादा यूज होने वाला डेटा एरे होता है, हम एरे यूज करते हैं, राइट? तो एरे आप यूज करेंगे ही करेंगे वैल्यूज को स्टोर कराने के लिए, एरे ऑफ इंटीजर, एरे ऑफ कैरेक्टर, एरे ऑफ एनी डेटा टाइप, तो आप इसको आप यूज करेंगे ही करेंगे। तो आपको सबसे पहले एक लैंग्वेज आपको चूज करनी है। आप कोई भी लैंग्वेज चूज कर सकते हैं, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, गो, जावा स्क्रिप्ट, एनी लैंग्वेज यू कैन चूज। बट अगर आपने अभी डेटा से स्टार्ट नहीं किया है किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज में, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप सी प्लस प्लस भी कर सकते हैं, जावा भी कर सकते हैं। पाइथन मतलब अगर आप अगर डेटा साइंस की ओर जाना चाहते हैं, डेटा साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, तो आप पाइथन से स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आप फ्रंट एंड हैं और जावास्क्रिप्ट में अच्छे से आपकी कमांड है जावास्क्रिप्ट में, तो आप जावास्क्रिप्ट से भी कर सकते हैं। बट अगर आपने स्टार्ट ही नहीं किया है और आपको मतलब स्टार्टिंग ही करने वाले हो, तो बेसिकली आई वुड सजेस्ट कि आप जावा या सी प्लस प्लस को आप से स्टार्ट कीजिए। सी प्लस प्लस और जावा के अंदर कुछ प्रीडिफाइंड मेथड्स होते हैं जिसकी वजह से कोडिंग का कुछ काम जो है वो ईजी हो जाता है, आपको वो लिखना नहीं होता है कोड, एक्स्ट्रा कोड। अगर मैं सी की बात करूँ, सी में कुछ मेथड्स, कुछ अवेलेबल मेथड्स कम होते हैं, तो इसलिए जावा और सी प्लस प्लस। और अगर मेरा रिकमेंडेशन यहाँ पे जावा रहेगा, क्योंकि जावा जो है इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा यूज होती है और बहुत ज़्यादा सिक्योर एप्लीकेशन बनाने के लिए जावा कोड का इस्तेमाल होता है। तो अगर आप जावा में अपनी स्टार्ट करेंगे डेटा स्ट्रक्चर लिखना भी, कोडिंग करना भी, तो आपको ये बहुत ईजी जाएगा इंडस्ट्री में भी जब आप कोडिंग स्टार्ट करेंगे, राइट? किसी भी लैंग्वेज में जब आपको कोडिंग स्टार्ट करनी है, थोड़ा सा टफ होगा इनिशियल फेज में, बट वो इनिशियल फेज में ही होता है, उसके बाद आप यूज टू हो जाते हैं उस चीज से। ऐसा नहीं है कि वो हमेशा ही रहता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने किसी ने जावा पढ़ी हो तो आपने देखा होगा कि जावा में कोई भी प्रोग्राम रन करना है, एक क्लास बनानी होती है, एक मेन मेथड बनाना होता है, और वेरिएबल हुए या फिर मेथड्स हुए बनाने हैं। सिमिलरली अगर आप सी प्लस एस की बात कर रहे हो, तो कुछ आपको इंपोर्ट करना पड़ता है, कुछ एक प्रीडिफाइंड कुछ बनाना होता है, राइट? और मेन मेथड तो आपको सब जगह बनाना पड़ेगा और आप उसके बाद कर लेते हैं। तो अगर आपने कोई पर्टिकुलर नहीं चूज की है, तो आई वुड रिकमेंड कि आप जावा से स्टार्ट करें, ठीक है? जो सी प्लस प्लस पे कर चुके हैं, ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं, तो सी प्लस प्लस पे स्टिक रहें, कोई इशू नहीं है। नॉर्मली इंडस्ट्रीज आपको अलाउ करती है, आप जिस लैंग्वेज में रन करना चाहें आप रन कर सकते हैं कोड, राइट? बट अगर आप लोगों ने कभी कोई कोडिंग की होगी, तो कभी कभी क्या होता है, टीएलई का इशू आता है। टीएलई क्या होता है? टीएलई होता है टाइम लिमिट एक्सीड, राइट? कि आप जो कोड करते हैं, कोड को आप एग्जीक्यूट करते हैं, रन करते हैं, तो उसमें एक टाइम होता है कि कितने टाइम में आपका कोड एग्जीक्यूट हो रहा है। तो समटाइम्स अगर आप बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं और मतलब हार्ड कोडर बनना चाहते हैं, तो पाइथन में थोड़ा सा आपको टीएलई ज़्यादा आएगा, पाइथन थोड़ा स्लो चलती है, तो सी प्लस प्लस और जावा थोड़ी फास्ट रहती है। तो आप इन दोनों को ही चूज कर सकते हैं अगेन, ठीक है? तो लैंग्वेज को चूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कि जावा जो है बहुत पॉपुलर लैंग्वेज है, मार्केट में भी सबसे ज्यादा यूज होती है, बहुत सिक्योर एप्लीकेशन बनाने में यूज हो रही है, फाइनेंस में सबसे ज्यादा ये यूज होती है, और जितने भी एप्लीकेशंस बनते हैं वो सबसे ज्यादा ये यूज हो रहा है। तो आप जावा चूज कर सकते हैं। पाइथन अगर आप मैथ्स की पढ़ रही है पाइथन की डे बाय डे, बट अगर आप डेटा साइंसेज या फिर आपका मशीन लर्निंग वगैरह जो पार्ट रहता है, डेटा एनालिस्ट बनना है, डेटा साइंटिस्ट बनना है, उधर जाना है, तो आप पाइथन से स्टार्ट कर सकते हैं अपनी कोडिंग करना। मैं फिर वही बोल रहा हूँ कि डेटा स्ट्रक्चर का लैंग्वेज से कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन आपको कोई ना कोई लैंग्वेज तो चूज करनी ही पड़ेगी जिस लैंग्वेज में आप उस डेटा स्ट्रक्चर को या एल्गोरिथम को इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, राइट? तो इसलिए लैंग्वेज चूज करना एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो अगर आप बैकएंड डेवलपर बनना चाहते हैं और सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो आप जावा चूज कीजिए या सी प्लस प्लस चूज कीजिए। मेरा सजेशन जावा का रहेगा। और अगर आप डेटा साइंस की ओर जाना चाहते हैं तो पाइथन चूज कीजिए। और अगर आप जावा स्क्रिप्ट में काफी वेल वर्स्ड हैं, आपको अच्छे से आती है जावा स्क्रिप्ट, और फ्रंट एंड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो जावा स्क्रिप्ट में आप कोडिंग कर सकते हैं, क्योंकि जावा स्क्रिप्ट इज कंसिडर्ड एज अ लैंग्वेज ऑफ द वेब। जितने भी फ्रंट एंड एप्लीकेशन हैं उसमें जावा स्क्रिप्ट का बहुत ज्यादा यूज होता है। सी प्लस प्लस अगेन इज अ वर्सेटाइल लैंग्वेज। सबसे मतलब सी के एक तरीके सी लैंग्वेज ही होती है, उसके ऊपर कुछ थोड़ा क्या काफी एडवांसमेंट हो गया है। एडवांस सी लैंग्वेज आप बोल सकते हो सी प्लस प्लस। कई सारे ऑलरेडी डिफाइंड मेथड्स मिल जाते हैं, और सी सबने पढ़ी हुई होती है, तो थोड़ा सा कोडिंग करना
इनिशियली स्टार्ट हो जाता है, ईजी रहता है C++ में, राइट। अब अल्टीमेटली वही, सबसे पहले आपने लैंग्वेज सेलेक्ट कर ली बेस्ड ऑन द यूज केस, बेस्ड ऑन द इंटरेस्ट जहाँ पे आप जाना चाहते हैं। फ्रंट एंड तो आप जावास्क्रिप्ट यूज कर सकते हैं, C++ या जावा या पाइथन, कोई भी आपने एक लैंग्वेज शुरू कर ली, ठीक है। अब जैसे आपने लैंग्वेज शुरू कर ली, अब आपका अब आपको ये है कि लैंग्वेज सिर्फ चूज करना इंपॉर्टेंट नहीं है, लैंग्वेज के बारे में आपने चूज किया, अब थोड़ा उसको पढ़ें भी। अगर आपने जावा चूज किया है तो आप उसका एक बेसिक कोड कैसे करते हैं वो सीखें। जैसे नॉर्मली क्लास बनाते हैं, मेन मेथड बनाते हैं, और फिर उसमें कैसे कैसे वेरिएबल बनाते हैं, वो चीज़ सीखनी बहुत जरूरी है, ठीक है। और बिफोर मूविंग टू दिस डेटा स्ट्रक्चर, हमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है कि किसी भी लैंग्वेज में बेसिक कोडिंग कैसे करते हैं वो हम सीखें, राइट। अभी बेसिक कोडिंग होती क्या है? बेसिक कोडिंग ये होती है कि आपको, अगर मैं जावा की बात कर रहा हूँ, तो आपको क्लास बनाना आना चाहिए, आपको मेन मेथड बनाना आना चाहिए, उस एक सिंपल से कोड को, हेलो वर्ल्ड के कोड को आपको प्रिंट कराना आना चाहिए। अगर आप C++ या पाइथन किसी भी लैंग्वेज में आप कर रहे हैं, आपको बेसिक जो सबसे पहला प्रोग्राम होता है किसी भी लैंग्वेज का, हेलो वर्ल्ड, आपको वो प्रिंट कराना आना चाहिए, ठीक है। ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम दे, सबसे पहले आप स्ट्रक्चर रेडी कर दो, ठीक है। ये वो क्लास बनाई, फटाफट मेथड बनाया और आप रेडी हो गए। सबसे पहला तो स्टेप आपका ये होना चाहिए। दूसरी चीज, आपको इफ एल्स, अगर आपने सुना होगा, इफ एल्स कंडीशनल स्टेटमेंट होते हैं, आपने कोई भी एक लैंग्वेज पढ़ी होगी तो आपको इफ एल्स आने जरूरी है। इफ एल्स मतलब सिर्फ ये नहीं कि आपको पता है कि इफ एल्स, आपको इफ एल्स यूज करने आने चाहिए। आप उसमें कोडिंग करें, 2-4 छोटे छोटे प्रोग्राम बनाए इफ एल्स के, इफ दिस तो प्रिंट दिस, एल्स प्रिंट दिस। इफ एल्स में आप इतने माहिर होने चाहिए थोड़ा सा कि आपको सोचना ना पड़े, और आप इफ एल्स का कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज कर पाए, ठीक है। इफ एल्स के साथ साथ एक होता है स्विच, अगर आपने सुना होगा, स्विच केस होता है, ऑल्दो बहुत कम यूज होता है, लेकिन आपको वो भी पता होना चाहिए कि आप स्विच का यूज कैसे कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट ये हो गया। इसके अलावा एक चीज होती है लूप्स। आपने फोर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप, ये लूप वगैरह सुने होंगे, है ना, जब लैंग्वेज पढ़ रहे होंगे। हो सकता है आपने कुछ प्रोग्राम भी किए हों। तो आपको फोर लूप भी एक अच्छे से तरीके से आपको पता होना चाहिए कि आपको फोर लूप रन करना है तो आप कैसे रन करेंगे, आपको आइटरेट करना है तो आप कैसे आइटरेट करेंगे, ठीक है। फोर लूप को समझने का जो सबसे बेस्ट तरीका जो मुझे लगता है वो होता है एक तरीके से पिरामिड वाले प्रॉब्लम जो है ना, आप वो सॉल्व कर सकते हो। मैं एक बार अपना एक स्क्रीन दिखाता हूँ कोड की, आईडी शेयर करता हूँ आपके साथ, आपको थोड़ा समझ में आएगा मैं क्या ना चाह रहा हूँ। आई थिंक माई स्क्रीन विजिबल। तो आपको यहाँ पे ये दिख रहा होगा, यहाँ पे क्लास दिख रही होगी। ये मैं जावा में, एक्चुअली मैं जावा में वेल वर्स्ड हूँ तो मैं जावा में लिखता हूँ। तो कोई भी अगर मेरे को प्रोग्राम लिखना है तो सिंपल, सबसे पहले एक क्लास बना दो और एक मेन मेथड बना दो, जो भी कोड लिखना है मेन मेथड के अंदर लिख लो। कुछ और मेथड बनाने हैं बाहर बना लो यहाँ पे, लाइक दैट। तो सबसे पहले इसमें तो आप वेल वर्स होनी चाहिए कि क्लास बनानी है, एक मेन मेथड बनाना है, वेरिएबल्स बनाने हैं, ठीक है, इफ एल्स का यूज करना है, ठीक है, फॉर लूप कैसे यूज करना है, इसमें आपको वेल वर्स होनी चाहिए पहले। तो अगर आपने सी लैंग्वेज पढ़ी होगी या आपने कोई भी लैंग्वेज पढ़ी होगी तो आई थिंक आपको ये वाली प्रॉब्लम जरूर कराई होगी कि आपको इसको मैं रन करता हूँ पहले। ऐसा कुछ पिरामिड आपको बनाया गया होगा, आपने देखी भी होंगी कई सारी, स्टार स्टार करके बन जाते हैं, कई सारी प्रॉब्लम होती हैं। जैसे ये किस तरह का आपका स्टार स्टार करके ये माउंटेन बन गया। इसमें माउंटेन में बोलेंगे ऐसे नहीं, डिफरेंट तरीके से बना दो, ऐसे नहीं, डिफरेंट तरीके से बना दो, राइट। तो इस तरह की प्रॉब्लम अगर आप 4-5 प्रॉब्लम सॉल्व कर लोगे खुद से, है ना, तो आपको ना ये फोर लूप लगाना आ जाएगा। फोर लूप का क्या, कैसे हमने यूज किया है। फोर लूप का नॉर्मली यूज अगर आपको पता होगा कि हम बेसिकली आइटरेट करने के लिए करते हैं, मतलब हमें बहुत सारी लूपिंग में करनी है कोई चीजें, तो हम लूप लगाते हैं। मतलब मैं फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे मुझे 5 बार कुछ चीजें करनी है तो मैं एक लूप 5 टाइम लगा लूंगा, है ना। फिर इसमें 2 लूप कैसे लगाते हैं, एक फोर लूप, हमने यहाँ पे 2 लूप का यूज किया हुआ है। कभी कभी कुछ प्रॉब्लम्स में हम 3 लूप भी लगा लेते हैं, 3 फोर लूप लगा लेते हैं, या कभी कभी 2 फोर लूप 1 वाइल लूप, ऐसे भी चलता है। तो आपको फोर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप पता होना चाहिए। बट सबसे इंपॉर्टेंट इसमें फोर लूप रहता है। वाइल भी बहुत कम यूज होता है, इंडस्ट्री में भी कम यूज होता है बिकॉज ऑफ इट्स इनफाइनाइट, कभी कभी इनफाइनाइट हो जाता है वाइल लूप, तो इसलिए वाइल लूप बहुत कम यूज होता है। लेकिन फोर लूप तो सबसे ज्यादा यूज होता है। तो फोर लूप को बिल्कुल वेल वर्स्ड आपका होना बहुत जरूरी है कि ये कैसे हम करते हैं। तो अगर मैं इस प्रॉब्लम की भी बात करूं तो मेरे को ये प्रिंट करना था, राइट। तो आपको पता होना चाहिए कि फोर लूप, एक तरीके से फोर लूप को ऐसे समझ सकते हैं, अगर आपको 2 लूप चलाने हैं, अगर सबसे पहले तो मैं पहले सिंगल लूप की बात करता हूँ। अगर मेरे को कोई नंबर 5 टाइम प्रिंट करना है, ठीक है, तो नॉर्मल एक फोर लूप अगर हम लगाते हैं तो कैसे लगाते हैं, कोई भी हम फोर लूप ऐसे लगा सकते हैं। जितनी बार भी हमें प्रिंट करना है, लेस देन, मान लो अगर मैं अगर हमें 10 टाइम्स कोई कुछ चीज करानी है, कोई भी स्टेटमेंट प्रिंट कराना है, तो हम ऐसे करके कोई फोर लूप बना सकते हैं, सिंपल। इसको हम बोलते हैं एक तरीके से सिंगल फोर लूप, राइट।
तो ये एक कोई भी वेरिएबल बना लेते हैं, इंट के इक्वल टू 0 और लेस देन 10। तो बेसिकली कोई भी लूप जो है 0 से स्टार्ट होता है उसका इंडेक्स, अगर आप लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ा हो। तो ये आपको पहले तो ये सिंगल लूप आना चाहिए कि सिंगल लूप आप कैसे लगाते हैं। सिंपल, अगर मैं यहाँ सिंगल लूप में कुछ प्रिंट करा दूंगा तो ये 10 बार प्रिंट करेगा। यहाँ पे अगर मैंने ये स्टार लगा के प्रिंट करा दिया है ना, तो ये 10 बार प्रिंट करेगा इसको। तो सबसे पहले तो आपको एक सिंगल लूप आना चाहिए सबसे पहले। तो ये सिंगल लूप का बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप कहीं भी, जैसे एरे की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, एरे तो नॉर्मल एक सीक्वेंस ऑफ नंबर होता है, तो एरे में तो आपको सबसे ज्यादा यही यूज होता है। तो देखो मैंने 10 बार लगाया तो ये 10 बार इसने स्टार प्रिंट कर दिया, ठीक है। तो ऐसे ही आपको जितने नंबर ऑफ टाइम किसी एरे में या कोई करनी है, तो आप यहाँ पे एक सिंगल फॉर लूप आपको आना बहुत जरूरी है। तो आप पहले वो उन प्रॉब्लम को सॉल्व करो जिनमें सिंगल फॉर लूप यूज होता है। देखो, अगर आपको डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम सीखना है और बहुत अच्छे से सीखना है, तो आपको स्टेप बाय स्टेप चलना होगा, और इसमें टाइम भी बहुत जाता है। ऐसा नहीं है कि आप विद इन अ मंथ इसको सीख लेंगे या विद इन फ्यू डेज आप सीख लेंगे, ऐसा नहीं है। आपका काफी टाइम इसमें जाएगा और आपको डिवोट करना पड़ेगा। इट्स लाइक मतलब मैं इसको एक मैथमेटिक्स की तरह समझता हूँ। अगर आपको भी, मतलब मुझे क्या लगता है, जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो स्टूडेंट्स को फेस होती है कि भाई क्यों डेटा स्ट्रक्चर नहीं सीख पाते हैं, उसका सबसे बड़ा रीजन है डर। आप लोग डर जाते हैं। जब मैंने शुरू किया था तो मेरे को भी इसमें डर था, मुझे भी ऐसा लगता था इसका बहुत ही ज्यादा हाइप बना हुआ है, इट्स अ वेरी टफ टू लर्न, राइट। तो बट लेकिन अगर जब आप स्टार्ट करते हैं और बेबी स्टेप से स्टार्ट करते हैं, छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व करते हो, तो धीरे धीरे आप सीख, तो आपको भी नहीं पता चलेगा कि आप कोडिंग करने लगे और अच्छी सी कोडिंग करने लग गए। तो आप यहाँ पे सबसे पहले एक नॉर्मल एक फॉर लूप सीखिए। इसका डेटा स्ट्रक्चर से कोई लेना देना नहीं है फॉर लूप का, राइट। फिर आप ये एक दो फॉर लूप कैसे यूज करते हैं, ठीक है, नेस्टेड फॉर लूप आप बोल सकते हैं, उसको कैसे यूज करते हैं वो आप एक बार थोड़ा एक्सप्लोर कीजिए कि नेस्टेड फॉर लूप कैसे यूज करना है। तो ये जो मैंने स्टार वाली प्रॉब्लम आपको बताई थी, आप उनका देख सकते हैं 4-5 प्रॉब्लम्स होती हैं ऐसी। तो जब आप इनको खुद से देखेंगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी फॉर लूप के लिए। ये आपको हेल्प करेगी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आगे, खासतौर पर जो एरे की प्रॉब्लम होती हैं या स्ट्रिंग की प्रॉब्लम होती हैं, तो सबसे ज्यादा वही प्रॉब्लम पूछी जाती हैं। तो आपको काफी हेल्प करेगी इसमें। अगर मैं इस प्रॉब्लम को भी एक्सप्लेन करूं तो आप ये देखो, मेरे को ये 5 बार प्रिंट कराना था, 5 रो में। एक पहली रो में 1 स्टार, दूसरी रो में 2 स्टार, तीसरी में 3, और फोर्थ में 4, और 5 में 5। तो मेरे को 5 बार ये कराना था और हर एक रो में कुछ कुछ काम करना था। तो जाहिर सी बात है कि मैं इसको एक लूप में नहीं कर पाता। मैंने एक लूप रखा है बाहर वाला, ये मैंने रखा है एक तरीके से हर एक रो के लिए, और फिर एक मैंने एक अंदर लूप रखा है फॉर लूप, ये मैंने रखा है अंदर प्रिंट कराने के लिए हर एक रो में। तो अगर आप इस कोड को अगर आप अच्छे से देखेंगे तो आप देखेंगे जे इक्वल टू 0, जे लेस देन इक्वल टू वाई, है ना। तो अगर आप देखोगे ये कितनी बार चलेगा अंदर वाला लूप, मतलब लूप में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आपको वो लूप चलाना कितनी बार है। अगर मैं बाहर की बात करूं तो बाहर मैंने रखा है आई इक्वल टू 0, उसके बाद आई लेस देन 5 और आई प्लस प्लस। बेसिकली इसमें आई की वैल्यू इंक्रीज होती रहती है। तो ये आई लेस देन 5 मैंने बेसिकली इसको 5 बार चलाया है। 5, आई इक्वल टू 0, आई इक्वल टू 1, आई इक्वल टू 2, आई इक्वल टू 3 और आई इक्वल टू 4। 5 पे नहीं चलेगा। तो ये 5 बार चलाया बाहर आउटर लूप। ऐसे इनर लूप मुझे कितनी बार चलाना है, ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। कई बार आपको प्रॉब्लम दिखेगी, सॉरी, ओके, लूप्स अंडर लूप्स को नेस्टेड लूप, या हम उसको नेस्टेड लूप बोल सकते हैं, राइट। सो कुछ भी बोल सकते हैं, एक तरीके नेस्टेड लूप बोल लो, या आप उसको फॉर लूप इनसाइड फॉर लूप बोल लो। नेस्टेड का मतलब सिंपल, अंदर एक किसी भी चीज के अंदर कुछ होती है तो उसको नेस्टेड बोलते हैं, ठीक है। तो इसको नेस्टेड लूप बोलते हैं। बाकी डिफरेंस बिटवीन प्रिंट एलन और प्रिंट, तो बेसिकली ये भी एक लैंग्वेज का पार्ट है। सो प्रिंट एलन इज प्रिंट, एक नेक्स्ट लाइन अपना आप आ जाती है, और प्रिंट में नेक्स्ट लाइन नहीं आती। अपने सी में भी होता है प्रिंट, आई थिंक प्रिंट और प्रिंट एफ होता है शायद। तो यहाँ पे प्रिंट और प्रिंट एलन में डिफरेंस ये है कि अगर मैं वापस कोड पे जाऊं, यहाँ पे अपन देखो प्रिंट, तो ये प्रिंट ना नेक्स्ट लाइन नहीं करता, और मैंने ये नेक्स्ट लाइन में प्रिंट किया हुआ प्रिंट एलन, इससे नेक्स्ट लाइन आती है। तो अगर मैं आपको दिखाऊं, जैसे मैंने, अगर मैंने यहाँ पे प्रिंट एलन कर दिया, तो होगा क्या, ये जो स्टार है अलग नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन में 10 बार प्रिंट हो जाएगा। इसको मैं, ये देखो ये नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो गया। तो बेसिकली जो प्रिंट एलन होता है वो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करता है, बट मुझे नेक्स्ट लाइन में नहीं प्रिंट कराना था। जो इनसाइड वाला लूप रखा था मैंने, वो इसलिए रखा था ताकि वो उस रो में स्टार प्रिंट कर सके। और ये जो बाहर वाला लूप है, ये फॉर लूप यहाँ पे बंद हो गया अंदर वाला, और ये जो आउटर लूप है वो मैंने इसलिए रखा है ताकि वो एक
नेक्स्ट लाइन क्रिएट कर सके। तो प्रिंट एलन नेक्स्ट लाइन, और मैंने इसमें कुछ भी प्रिंट नहीं कराया। तो जब मैं इसको रन करता हूँ तो जो अंदर वाला लूप है वो केवल स्टार प्रिंट करता है, जो आउटसाइड वाला लूप है वो एक तरीके से स्पेस प्रिंट कर, मतलब नेक्स्ट लाइन पे जाता है। तो जो सबसे पहले कोई लूप चलता है, सबसे पहले आउटर लूप चला फर्स्ट टाइम, ये 5 टाइम चलेगा। तो 5 टाइम सबसे पहले फर्स्ट टाइम चला आउटर लूप, फिर इनर लूप में आए। इनर लूप कितनी बार चलेगा? j लेस देन इक्वल टू y, j इक्वल टू 0, j लेस देन इक्वल टू y। तो j ने 0 से स्टार्ट किया और i की पहली वैल्यू क्या थी? 0, तो j लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये एक बार चलेगा, तो इसने एक बार स्टार प्रिंट करा दिया। फिर अगर ये वाला लूप कंप्लीट हुआ, इनसाइड वाला बाहर आया, बाहर लिखा था प्रिंट एलन, मतलब नेक्स्ट लाइन में आना है, तो ये नेक्स्ट लाइन में आ गया। तो हमारा कंट्रोल आ गया यहाँ पे, जहाँ पे 2 स्टार प्रिंट है। अब i इक्वल टू 0 नहीं, i इक्वल टू 1 हो गया। अब i इक्वल टू 1 चलेगा, अंदर वाले लूप में आएगा, उसने देखा j इक्वल टू 0, j लेस देन इक्वल टू y, यानी कि i की वैल्यू 1 है, तो अब ये 2 बार चलेगा, j इक्वल टू 0, j इक्वल टू 1। मैं बहुत ज्यादा, मतलब बहुत इसमें जल्दी बता रहा हूँ, क्योंकि अल्टीमेटली मेरा यहाँ पे गोल बताना है कि आप लूप समझें। ठीक है, इसको हम डीपली और किसी और क्लास में भी कर सकते हैं, लेकिन ये आपको समझना जरूरी है कि हम करते क्या है इसमें, लूप में 2 लूप कैसे रन करते हैं, तब आप डेटा स्ट्रक्चर और कोई भी कोडिंग प्रॉब्लम को मतलब और इजीली आप समझ पाएंगे। तो आपने यहाँ पे देखा हमने, फिर अंदर वाला लूप 2 बार रन किया, 2 बार इसने स्टार प्रिंट कर दिया। फिर हम बाहर आउटर लूप में आए, इसने फिर एक नेक्स्ट लाइन प्रिंट कर दी, नेक्स्ट लाइन में आ गए। फिर हमने सेम चीज की, तो ये 2 बार चले दोनों लूप, बाहर वाला 5 बार चला और अंदर वाला में हमने कंडीशन दे रखी थी कि पहली बार वो 1 बार चले, फिर 2 बार चले, फिर 3 बार चले, और इस हिसाब से हमने यहाँ स्टार प्रिंट कर दिए। तो ये बेसिकली लूप है कि इसमें आपको वेल वर्स होना बहुत जरूरी है अगर आपको आगे डेटा स्ट्रक्चर करना है और कोडिंग करनी है, प्रोग्रामिंग सॉल्व करनी है। ठीक है तरुण, ये या सो तरुण, वाई यूज सिस्टम डॉट आउट? सो बेसिकली ये जावा का लाइक तरीके से मेथड है, प्री डिफाइंड मेथड आपको यूज करना है प्रिंट कराने के लिए। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, हर एक लैंग्वेज का अपना सिंटैक्स होता है। तो अगर आपने जावा नहीं पढ़ी तो जावा में प्रिंट कराने का जो सिंटैक्स होता है वो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन या प्रिंट ये होता है। ठीक है, सिस्टम एक क्लास होती है, आउट एक ऑब्जेक्ट होता है, प्रिंट एक मेथड होता है। सिमिलरली आपने अगर सी ही पढ़ी होगी या सी प्लस पढ़ी होगी तो वहां पे हम प्रिंट एफ का यूज करते हैं, राइट। तो वो लैंग्वेज टू लैंग्वेज वेरी करता है। जावा में था कोड, इसलिए सिस्टम डॉट आउट यूज किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद जो स्टैटिक है, स्टैटिक कीवर्ड होता है एमके बॉय। तो आई डोंट नो योर एग्जैक्ट नेम, आपका एमके बॉय आ रहा है यहाँ पे। तो स्टैटिक कीवर्ड होता है, ये भी आप जब आप लैंग्वेज पढ़ेंगे तब आप पता चलेगा कि स्टैटिक का कहाँ यूज करना है। नॉर्मली हम स्टैटिक कीवर्ड यूज इसलिए करते हैं ताकि हमें ऑब्जेक्ट ना क्रिएट करना पड़े किसी भी क्लास का उसका वेरिएबल यूज करने के लिए। तो अगर आपको जावा में अभी आइडिया नहीं है तो आपको जब जावा पढ़ेंगे तो आपको स्टैटिक या सी प्लस उसमें भी स्टैटिक कीवर्ड होता है, आप वो पढ़ सकते हैं। नॉर्मली हमें ऑब्जेक्ट ना क्रिएट करना पड़े इसलिए हम स्टैटिक का यूज करते हैं। बट आज की क्लास में हम ये नहीं डिस्कस कर रहे हैं। आज की क्लास में हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है कि हम डेटा स्ट्रक्चर को कैसे स्टेप बाय स्टेप सीख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जो फोर लूप दिखाना चाह रहा था, इसका ये था कि आप फोर लूप जरूर सीखें। बिना फोर लूप के आप आगे डेटा स्ट्रक्चर में आप जाते हैं तो आपको कोडिंग स्टार्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो पीपीटी को आगे बढ़ाता हूँ। ठीक है, आई थिंक स्क्रीन शुड बी विजिबल। ठीक है, केशव अगर आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं अभी, अदरवाइज मैं स्टार्ट करता हूँ आगे। नो, ठीक है। तो सेलेक्ट हमने लैंग्वेज तो सिलेक्ट कर ली थी, लैंग्वेज डिस्कस कर ली थी कि हमें एक लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। उसके बाद हमने डिस्कस किया कि हमें इफ और एल्स में बिल्कुल वैल्यूबल्स होना है, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। उसके बाद हमें लूप्स देखने हैं, फॉर लूप को ज़्यादा प्रैक्टिस करना है और नेस्टेड लूप भी देखने हैं, क्योंकि एक लूप से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है, आपको 2 लूप यूज़ करने आने चाहिए। ठीक है, उसके लिए हम ये पिरामिड वाली जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और आप कुछ लैंग्वेज के जो भी मेथड्स हैं या जो भी फंक्शंस हैं उनके साथ आपको फैमिलियर होना जरूरी है। जैसे कि अभी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, अगर मैं जावा की बात करूं। सिमिलरली अगर आप सी प्लस में कोड कर रहे हैं, पाइथन में कोड कर रहे हैं, तो उसके जो मेथड्स हैं प्रिंट वगैरह, आप उसमें बिल्कुल मतलब एक तरीके से यूज टू होनी चाहिए कोई भी बेसिक कोड लिखने के लिए। नाउ अब आपका डेटा स्ट्रक्चर आता है। तो डेटा स्ट्रक्चर भी 2 तरह के होते हैं, सॉरी, एक आपके प्रिमिटिव होते हैं, एक नॉन प्रिमिटिव होते हैं। तो जैसे मैंने बताया डेटा स्ट्रक्चर का यूज क्या है, हमें डेटा को स्टोर करना है
डेटा को मेंटेन करना है, एक्सेस करना है, डिलीट करना है, चेंज करना है, अपडेट करना है, उसके लिए हम डेटा स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं डेटा स्ट्रक्चर को, एक तरीके से बर्तन होते हैं, जैसे हम कोई भी खाने पीने का सामान जो होता है वो बर्तन में रखते हैं, राइट? तो ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट डेटा को हम डिफरेंट डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर में रखते हैं, है ना? तो जैसे पानी पीने के लिए गिलास होता है, खाना खाने के लिए प्लेट होती है। सिमिलर वे आपको कुछ चीजें अगर आपको एरे में रखनी है तो आप एरे में रख सकते हैं। कहाँ पे कौन सा डेटा रखना है, जैसे स्ट्रिंग्स होती है हमारी, आपको टेक्स्ट डेटा रखना है तो आप स्ट्रिंग में रख सकते हैं। आपको एरे एक तरीके से आप समझ सकते हैं, एरे इज अ सीक्वेंस ऑफ कोई भी पर्टिकुलर एरे ऑफ इंटीजर आप बना सकते हैं। एरे को मतलब एक तरीके से ट्रेन की तरह समझ सकते हैं। ट्रेन होती है, ट्रेन के कई सारे डब्बे होते हैं, कई सारे बोगी होते हैं, पहला दूसरा तीसरा, और आपस में जुड़े हुए। तो सिमिलर वे में एरे को भी सीख सकते हैं कि एरे एक तरीके से ट्रेन है, ट्रेन ऑफ डेटा टाइप, ट्रेन ऑफ इंटीजर आप बोल सकते हैं, ट्रेन ऑफ स्ट्रिंग बोल सकते हैं, ट्रेन ऑफ एनीथिंग, मतलब हर एक डब्बे में एक सामान रखा होगा, लाइक दैट। तो ऐसे एक एरे हो गया। लिंक लिस्ट होती है, स्टैक होता है, क्यू होती है। तो आप जब इनके बारे में इंडिविजुअली एक एक करके जब आप पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि अच्छा ये डेटा स्ट्रक्चर ऐसा है, इसमें हम डेटा इस तरह स्टोर करते हैं, इस तरह फैच करते हैं, इस तरह डिलीट करते हैं। फिर जब आप फिर कोडिंग करने जाएंगे, प्रॉब्लम सॉल्व करने जाएंगे, फिर आपको पता चलेगा अच्छा ये हमने ऐसा क्यों बनाया, क्योंकि इस टाइप की प्रॉब्लम इस टाइप के डेटा स्ट्रक्चर के साथ ही सॉल्व हो सकती है। अब नॉर्मल प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर जो होते हैं, जैसे हमने इंटीजर, कैरेक्टर, बुलियन, ये सब चीजें हमने जानी है, यूज भी की है नॉर्मल किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो डेटा स्टोर करने के लिए होते हैं। लेकिन हम कोई एक वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। अगर मैं कोई इंट का एक वेरिएबल बनाऊं, इंट a = 5, तो मैं केवल एक वैल्यू सेव कर सकता हूँ। लेकिन अगर मुझे 10 इंटीजर सेव करने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह 10 वैल्यू मुझे सेव करनी है, तो मैं कैसे करूंगा? तो मुझे कोई डेटा स्ट्रक्चर का यूज करना पड़ेगा। ऐसे केस में मैं एरे ऑफ इंटीजर बना देता हूँ। एक एरे ऑफ इंटीजर बनाया जिसका साइज 10 होगा और 10 वैल्यूज उसमें स्टोर हो जाएंगी, लाइक दैट। तो हम डेटा स्ट्रक्चर की ओर मूव करते हैं। तो डेटा स्ट्रक्चर में भी दो तरह के होते हैं, लीनियर और नॉन लीनियर। तो लीनियर को हम सबसे पहले पढ़ते हैं, जिसमें एरे, लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू, ये 4 मेजर होते हैं, है ना? इसको हमें सबसे पहले पढ़ना है। दूसरा होता है नॉन लीनियर, जैसे ट्रीज, ग्राफ। कभी कभी क्या होता है, जब हम डेटा स्ट्रक्चर पढ़ने जा रहे होते हैं, खासतौर पर बिगनर्स के साथ क्या होता है, वो सीधा ही ट्री पे या ग्राफ पे स्विच करने की कोशिश करते हैं, या पता नहीं क्यों उनका इंटरेस्ट जो है लीनियर से नॉन लीनियर पे ज्यादा रहता है। फिर नॉर्मली हमारे जो सीनियर्स होते हैं बोलते हैं भाई ट्री बहुत टफ होता है, ग्राफ बहुत टफ होता है। तो मैं पढ़ना क्यों है? यू डोंट हैव टू स्टडी ट्रीज एंड ग्राफ। इनफैक्ट इंडस्ट्री में भी बहुत कम यूज होता है। मैंने हार्डली 5 साल के करियर में मैंने कभी ट्रीज का यूज किया हुआ, क्योंकि ऑलरेडी ये मतलब जैसे फंक्शंस होते हैं जो इनबिल्ट ट्री का यूज कर रहे होते हैं, तो वो डायरेक्टली यूज नहीं होता। हम डायरेक्टली उसको एक तरीके से डायरेक्टली हम ट्री का कोड नहीं लिखते हैं उसके अंदर, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि ट्री क्या है और कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जो हमें सॉल्व करनी होती हैं, ठीक है, ट्री में और ग्राफ में। तो आपको सबसे पहला जो स्टेप होता है वो ये है कि आप लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में बिल्कुल परफेक्ट हो जाइए। तो स्टेप बाय स्टेप ही आप आगे बढ़ेंगे, तभी आप सक्सेस पाएंगे। अदरवाइज आपको इसका यूज नहीं होगा अगर आप स्टेप बाय स्टेप नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपको सबसे पहले लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में से एरे, लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू, इन चारों को एक तरीके से वेलवर्स करना है। फिर आप ट्री और ग्राफ की बेसिक अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं, और प्रॉब्लम अगर आप सोल्व भी करना चाहते हैं तो कुछ बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम्स होती हैं, आप उनको सोल्व कर सकते हैं स्टार्टिंग में। तो लेवल होता है आप कैसे स्टार्ट करना चाहते हैं। आपको पहले इजी लेवल, आप पहले इजी से स्टार्ट करो, फिर आप मीडियम पे पूछो, फिर आप हार्ड लेवल करो। एकदम तो आप एक्सपर्ट नहीं बन सकते हैं। तो अगर मैं कंपनीज की भी बात करूं, अगर आप किसी भी डेटा स्ट्रक्चर का आपका इंटरव्यू राउंड होगा, तो ट्री ग्राफ नॉर्मली हर एक राउंड में नहीं पूछते हैं, या हर एक कंपनी नहीं पूछती। अगर आप इजी की बात करें, मैक्सिमम कंपनी इजी लीनियर डेटा स्ट्रक्चर तक ही सवाल पूछती हैं। एरेस, लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू, स्ट्रिंग, बस यहीं पे काम हो जाता है। लूप वगैरह, मैट्रिक्स वगैरह यहीं तक लोग पूछते हैं। जो बहुत ही एडवांस लेवल पे जो लोग थोड़ा सा प्रोग्रामिंग पूछते हैं, जैसे आपकी अमेजोन हो गई या फिर आपकी गूगल हो गई, माइक्रोसॉफ्ट हो गई, वो ट्री और ग्राफ में पूछते हैं। और उनका भी वो जो उनका जो डेटा स्ट्रक्चर का जो राउंड होता है, वो एक नहीं, वो एक्चुअली 2 इंटरव्यू लेते हैं, 3 इंटरव्यू लेते हैं। तो वो भी सीक्वेंस वाइज स्टार्ट करते हैं। उनका पहला राउंड ऑफ इंटरव्यू में वो एरे, लिंक लिस्ट तक ही रखते हैं। दूसरे राउंड ऑफ इंटरव्यू में भी वो ऐसे ही रखते हैं नॉर्मल। थर्ड राउंड ऑफ इंटरव्यू में वो पूछते हैं फिर ट्रीज और ग्राफ। तो अगर आप एक नॉर्मल कंपनी क्रैक करने के लिए सोच रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि आपको करियर स्टार्ट करना है और आपको अभी इतना टाइम नहीं है डेटा स्ट्रक्चर पे वेलवर्स होने का, तो आप ट्री ग्राफ को इन माय ओपिनियन आप स्किप भी कर सकते हैं, अपने दिमाग से निकाल सकते हैं कि मेरे को बस उसका बस जानना है कि होता क्या है, और बाकी आप आगे बढ़ सकते हैं। एरे और लिंक लिस्ट पे सबसे ज्यादा टाइम देना है, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स उसकी सॉल्व करनी है।
ठीक है। एमके आपको यस यू आर रेजिंग हैंड, प्लीज आस्क योर क्वेरी। यस आनंद, एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा। तो आप एरे ऑफ इंटीजर भी बना सकते हैं, एरे ऑफ कैरेक्टर भी बना सकते हैं, है ना। एरे ऑफ कोई क्लास, कोई आपने कोई क्लास बनाई है अगर, तो आप एरे ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट्स भी बना सकते हैं। एमके सर नहीं, रियल यस 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 प्लीज। सर रियल प्रिमिटिव डेटा कौन सा टाइप का होता है सर? सॉरी सर रियल प्रिमिटिव डेटा टाइप है, ये किस टाइप का होता है? हाँ, ये रियल एक्चुअली यहाँ पे नॉर्मली जो हमारे जो फ्लोट होते हैं, डबल होते हैं, जो रियल डेटा होता है एक तरीके से, रियल इंटीजर आप समझ सकते हैं एक तरीके से, है ना। इंटीजर होता है, जैसे इंटीजर में फ्लोट वैल्यू नहीं होती है, इंटीजर इज लाइक 5 10 5 या 5000 10,000 लाइक दैट। जो रियल नॉर्मली हम इसको ऐसे बोल देते हैं, फ्लोट जो डेटा होता है या डबल जो डेटा होता है, जैसे कि 5.00 5.23 डेसिमल डेसिमल आप नंबर बोल सर। सकते हैं एक तरीके से, उसको हम एक तरीके से रियल डेटा टाइप भी बोल देते हैं। ओके सर, थैंक यू। Yeah. ठीक है, मैं फिर आगे बढ़ता हूँ। तो आपको सबसे पहले फिर ये डेटा स्ट्रक्चर से ही स्टार्ट करने हैं। तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में आप सबसे पहले एरे पढ़ेंगे, फिर आपको स्ट्रिंग करना है, फिर आपको लिंक लिस्ट, फिर स्टैक, फिर क्यू। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप बढ़ना है, ऐसा नहीं कि आपने पहले एरे पढ़ा और आपके पास सीधा स्टैक पे पहुंच गए। लिंक लिस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको लिंक लिस्ट करना है, फिर स्टैक और फिर क्यू। हर एक को पहले आप समझो कि क्या डेटा स्ट्रक्चर है, इसके क्या क्या ऑपरेशंस होते हैं, और सबकी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आप सोल्व कर लो। अराउंड 10 के आसपास अगर आप प्रॉब्लम सोल्व कर लोगे तो आप उस डेटा स्ट्रक्चर में काफी कंफर्टेबल सिचुएशन में आ जाओगे। और एक चीज और होती है कि कभी कभी ये डाउट होता है कि कितनी कोडिंग करूं, कितनी प्रॉब्लम मैं सॉल्व करूं कि भाई मेरे को कोडिंग आ जाए या मेरे को डेटा स्ट्रक्चर आ जाए। तो इसका एक सिंपल सा आंसर है कि जितने भी आप कर सकते हैं उतने कम है, ठीक है। लेकिन अगर आपको किसी में भी, क्योंकि हर किसी की कंफर्टेबिलिटी ना अलग अलग लेवल पे आती है, हो सकता है कोई 10 कोड करके कंफर्टेबल हो जाए, कोई 20 कोड करके हो जाए। लेकिन आप सभी को अगर डेटा स्ट्रक्चर करना है तो एक चीज आपको अपने पास, मतलब आप अपने दिमाग में रखनी है कि मेरे को कम से कम 50 कोड तो करने हैं, मोर देन 50 कोड आपको करने हैं। 10 से ऊपर कोड आपको एरे के करने हैं। एरे सबसे ज्यादा पूछा था, आप 20 भी कर सकते हैं। 20 कोड आपको एरे के करने हैं, 20 प्रॉब्लम्स। फिर आपको स्ट्रिंग की आपको 5-10 प्रॉब्लम सोल्व करनी है, लिंक लिस्ट की 5-10 सोल्व करनी है, स्टैक और क्यू की 5-10 करनी है। तब जाके आप थोड़े से कंफर्टेबल जोन में आओगे। आप आपके जो एक तरीके से उंगलियां है ना, वो ऑटोमेटिकली काम करेंगी वेरिएबल बनाने के लिए, लूप को यूज करने के लिए, ठीक है। तो टारगेट रखिए कि मेरे को कम से कम 100 कोड करने हैं, तब जाके आप किसी भी इंटरव्यू को आप क्रैक कर सकते हैं एक तरीके से। कोई मीडियम लेवल इंटरव्यू होगा, आप इजीली उसको क्रैक कर सकते हैं। नॉर्मली 2 या 3 प्रॉब्लम्स आती हैं, सारी सोल्व करनी नहीं होती हैं। कहीं कहीं पे तो 3 में से आपने कोई एक प्रॉब्लम भी सोल्व कर ली परफेक्टली तो आपका नेक्स्ट सेक्शन हो जाता है। और 2 प्रॉब्लम तो सोल्व करनी तो होना ही होना है। बहुत कम चांस होते हैं कि आपको 3 प्रॉब्लम मिली है, कोडिंग प्रॉब्लम, आपको 3 की 3 सोल्व करनी है, तो कोई 2 में भी काम हो जाता है। और एरे आता ही आता है, और लिंक लिस्ट का भी मैक्सिमम टाइम आते ही आता है, स्टैक क्यू का आता ही आता है। तो अब इसमें वेल वर्स होना सबसे बेटर है। ऐसे हमारे नॉन लीनियर की अगर हम बात करें, ट्री और ग्राफ, तो ट्री और ग्राफ को आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेके फिलहाल के लिए छोड़ सकते हैं। जब आपको लगे कि आपका लीनियर डेटा स्ट्रक्चर काफी स्ट्रॉन्ग हो गया, फिर आप ट्री पे मूव करें। और ट्री की कुछ प्रॉब्लम आप सोल्व कर सकते हैं, 5-10 प्रॉब्लम होती हैं ट्री की, आप उनको सोल्व कर सकते हैं। और ग्राफ की आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं, ग्राफ की प्रॉब्लम भी सोल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यस एमके प्लीज। सर जावा में कलेक्शन फ्रेमवर्क होता है और हाँ डीएसए में, दोनों में क्या फर्क है सर? बिल्कुल, अब जावा में कलेक्शन फ्रेमवर्क होता है, आप उसका यूज कर सकते हैं बिल्कुल। अगर आप जावा में कोडिंग करेंगे और जावा में प्रोग्रामिंग यूज करना चाहते हैं तो आप उसका यूज कर सकते हैं। सर दोनों डिफरेंस क्या है? डिफरेंस मतलब डिफरेंस कुछ नहीं है, मतलब जैसे कलेक्शन है, आपको एरे बनाना है नॉर्मली। अगर आप सी प्लस प्लस की बात करूं तो उसमें एरे, उसमें भी एरे आप बना सकते हो। उसमें एक सिंटेक्स होता है एरे बनाने का, इंट ARR, और फिर आपका जो बनता है, राइट। तो जावा में कलेक्शन, जावा में सब कुछ क्लासेस होती हैं, तो उन्होंने एक कलेक्शन के अंदर, कलेक्शन एक मतलब वहाँ पे कई सारी क्लासेस ऑलरेडी बनाई हुई हैं, जैसे आप एरे वहाँ पे यूज कर सकते हैं, राइट। तो डिफरेंस ये है कि डिफरेंस नहीं है, मतलब कुछ बेसिकली आप अगर नॉर्मली यूज करना चाहते हैं तो आप नॉर्मल भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप जावा में यूज कर रहे हैं तो ऑलरेडी डिफाइंड है, तो आप उनका यूज करो कलेक्शन में, तो आपको इजी हो जाता है थोड़ा सा।
जो मेथड्स हैं वो ऑलरेडी बने हुए हैं, अब डायरेक्टली उनका यूज कर सकते हैं। जैसे स्टैक है, क्यू है, ये ऑलरेडी बने हुए हैं जावा के अंदर, कलेक्शन फ्रेमवर्क के अंदर। तो आप डायरेक्टली स्टैक ऐसे बना के यूज कर सकते हो, या क्यू करके या डी क्यू करके, जो होते हैं उसमें स्टैक, क्यू, डी क्यू, डायरेक्टली आप ऑब्जेक्ट बना सकते हो जावा के अंदर। लेकिन नॉर्मल अगर मैं सी प्लस प्लस की बात करूं, तो आपको वो डेटा स्ट्रक्चर खुद से बनाने पड़ते हैं, राइट। इट्स अ वे कि आप कैसे डेटा को यूज कर रहे हैं। तो जावा का जो कलेक्शन फ्रेमवर्क है वो खुद से ही उसने बनाई हुई है ये डेटा स्ट्रक्चर की क्लासेस। आप उन क्लासेस का ऑब्जेक्ट बना के डायरेक्टली उन पे ऑपरेशन प्ले कर सकते हैं। लिंक लिस्ट बना हुआ है, सीधा लिंक लिस्ट का ऑब्जेक्ट बना लिया आपने जावा से। तभी मैं कह रहा था कि जावा थोड़ा इजी पड़ जाता है, क्योंकि उसका कलेक्शन फ्रेमवर्क भी आपको हेल्प करेगा, है ना। सी प्लस में भी होता है, सी प्लस में भी आप बना सकते हैं, वेक्टर करके होता है ऐसे, है ना, तो आप उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, डिफरेंस नहीं है, मतलब एक तरीके से यूज, मतलब एक इजी कर दिया उन्होंने हमें। हमें पहले खुद से बनाना पड़ता, वो उन्होंने खुद बनाया हुआ है, हमें डायरेक्टली ऑब्जेक्ट बना सकते हैं उसका। ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं अगर आप डेटा स्ट्रक्चर, जब आप पूरा मतलब एक तरीके से लीनियर डेटा स्ट्रक्चर आप जब थोड़ा पढ़ लेंगे, स्टैक, क्यू और ये एरे, इसके बारे में आप जान लेंगे कि भाई ये क्या 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 होता है, उसके बाद आप ये प्रॉब्लम ट्राई कर सकते हैं, सर्चिंग या सॉर्टिंग। सर्चिंग क्या होती है, बेसिकली कोई एरे है, उसमें कोई वैल्यू सर्च करनी है आपको, ठीक है, तो मतलब कोई कलेक्शन ऑफ डेटा है, उसमें कुछ वैल्यू सर्च करनी है, तो सर्चिंग हो गई। सॉर्टिंग क्या होती है, आपको डेटा दे दिया, नंबर्स दे दिए, जो कि मतलब एक तरीके से सॉर्ट नहीं है, सॉर्ट का मतलब एक ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में, पहले छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, ऐसे आप सॉर्टिंग प्रॉब्लम्स हो गई। आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का पता होना चाहिए, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी निकालना। आप जो भी अप्रोच रख रहे हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, आपको पता होना चाहिए उसमें कितना टाइम लग रहा है और उसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। अभी हम आगे भी देखेंगे थोड़ा थोड़ा। और एरे और स्ट्रिंग मैनिपुलेशन, एरे में कुछ चेंजेस, एरे की कुछ प्रॉब्लम्स आप सोल्व कर सकते हैं। स्ट्रिंग, स्ट्रिंग क्या होता है, स्ट्रिंग एक तरीके से टेक्स्ट वैल्यू होती है, आप स्ट्रिंग की कुछ प्रॉब्लम सोल्व कर सकते हैं। डायनेमिक प्रोग्रामिंग बहुत ज़्यादा आपने सुना भी होगा, बहुत ज़्यादा मतलब ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस इतना पता होना चाहिए कि डायनेमिक प्रोग्रामिंग होती क्या है। और इसको आप लेटर फेस में कीजिए, मतलब जब आप एरे वगैरह से इन सबसे वेल वर्स हो जाए, तब आप इसको लेटर फेस में डायनेमिक प्रोग्रामिंग की कुछ प्रॉब्लम सोल्व कर सकते हो। इनिशियली सिर्फ आपको पता होना जरूरी है। स्लाइडिंग विंडो, टू पॉइंटर टेक्निक, ये दो टेक्निक होती हैं जो एरे में बहुत ज़्यादा यूज होती हैं एरे की प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए। तो अगर आप इन प्रॉब्लम्स को ये टेक्निक्स होती हैं, इनको आप सर्च कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिथम्स होती हैं, ठीक है, अभी हम आगे देखेंगे, तो इनके बारे में आप देख सकते हैं। मर्ज सॉर्ट सुना होगा आपने, बाइनरी सर्च सुना होगा, ये सब चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। हैशिंग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और हैशिंग क्या होता है, क्यों हम यूज़ करते हैं, ये नॉर्मली डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, तो आप इनको भी ट्राई कर सकते हैं पढ़ने के लिए। ये आनंद, हाँ ये अभी हम देखेंगे आनंद। एक्चुअली ये अभी टॉपिक मैंने बताए हैं, ये अगर आप नोट कर सकते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि क्लास में सब कुछ समझ में आए, बट ये अभी मैं आगे डिस्कस करूंगा नेक्स्ट स्लाइड में, ये टू पॉइंटर में हम क्या होता है, और बेसिकली एरे प्रॉब्लम, एरे से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है उसको सॉल्व करने में हमारी हेल्प होती है इससे, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं सबसे पहले सर्चिंग एंड सॉर्टिंग, कि सर्चिंग एंड सॉर्टिंग क्या होती है। तो नॉर्मली जैसे ये एरे है, अगर आपने किसी ने नॉर्मली, मतलब वैसे तो आप सभी ने देखा ही होगा एरे, पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, तो ये एरे है, कलेक्शन ऑफ इंटीजर्स है। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये एक लगभग 10 वैल्यूज हैं, 10 वैल्यूज का एक कलेक्शन है, कलेक्शन मतलब एक समूह, ठीक है। और हमने इसको, ये एरे इस तरह बनाते हैं, और ये हम इस तरह स्क्वायर ब्रैकेट बना के इस तरह हम एरे को बनाते हैं, राइट। तो ये हमने एक एरे बनाया, वैल्यूज हैं, और सर्च करना है बेसिकली। सर्चिंग प्रॉब्लम क्या होती है, सर्चिंग प्रॉब्लम में नॉर्मली आपको कोई एरे दे दिया जाता है, जैसे ये एरे मिल गया आपको, ये एरे है, ठीक है, और आपको बोला जाता है कोई वैल्यू दे दी जाती है कि आप इस वैल्यू को सर्च करो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 23 है, आपको ये सर्च करना है, तो आपको ये सर्च करना होता है। तो अभी मैं कोड में नहीं जाऊंगा कि कोड कैसे करते हैं, ठीक है, नॉर्मल लॉजिक समझते हैं। आपको सबसे पहले किसी भी अगर कोडिंग प्रॉब्लम को सोल्व करना है, सबसे पहले आपको उसका लॉजिक बनाना पड़ेगा अपने दिमाग में, फिर आप कोड कर पाएंगे, राइट। तो इसका लॉजिक अगर मैं बताऊं, नॉर्मली अगर मुझे कोई एक नंबर सर्च करना है तो मैं कैसे करूंगा, मैं एक लूप लगाऊंगा और मैं एक एक करके सर्च करूंगा। मैं पहले देखूंगा 223 है, नहीं, 523 है, नहीं, 823 है, नहीं, 12 है, नहीं, 16 है, नहीं, 23 है, यस मिल गया, ओके, सर्च कर लिया हमने।
तो नॉर्मली सर्च अगर मेरे को करना है नॉर्मल टेक्निक में, तो एक एक करके हम सर्च कर सकते हैं इस पूरे एरे को। पहले मतलब इसमें 10 वैल्यू हैं, तो हम एक एक वैल्यू करके सर्च करते रहेंगे, मैच करते रहेंगे कि हमारी 23 के इक्वल है नहीं जनरल, अगर मेरे को सर्च करना है। तो इस तरह की प्रॉब्लम पूछ ली जाती है कि इसमें ये वैल्यू, ये तो बहुत सिंपल प्रॉब्लम हो गई कि सर्च आप नॉर्मल ऐसे सर्च कर लिया। अब एक चीज होती है इसमें बाइनरी सर्च। बाइनरी का मतलब होता है एक तरीके से हम इसमें डिवाइड करके सर्च करते हैं, और ये डिवाइड एंड कॉन्कर का एल्गोरिथम का पार्ट है। तो अगर हम बाइनरी सर्च करना है, तो नॉर्मली हम बाइनरी सर्च करते हैं जब भी हम कोई भी एरे को सॉर्टेड फॉर्म में हो। जैसे ये एरे अगर आप देखोगे कोड से, तो ये सॉर्टेड है, 2 5 8 12 16 23 38 56 72 91, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, ये सॉर्टेड एरे है। तो जो नेक्स्ट एल्गोरिथम होती है सॉर्टिंग, सॉर्टिंग का मतलब ये होता है कि हमने कोई भी कलेक्शन ऑफ जो हमारे वर्ड्स हैं, कलेक्शन ऑफ डेटा है, कलेक्शन ऑफ इंटीजर्स हैं, उनको हमने किसी एक ऑर्डर में सॉर्ट कर दिया। जैसे इसमें असेंडिंग ऑर्डर में हमने सॉर्ट किया हुआ है, मतलब छोटे से बड़ा। हम इसको डिसेंडिंग भी कर सकते हैं, उल्टा भी कर सकते थे, बड़े से छोटा, फिर ये ऐसे होता 91 72 56 लाइक दैट। तो ये हमने सॉर्टिंग किया। तो इसमें बाइनरी सर्च आप देख सकते हैं कि बाइनरी सर्च कैसे वर्क करता है। तो बाइनरी सर्च में नॉर्मली हम क्या करते हैं, किसी भी एरे को हम 20 से डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हम उसके सेंटर में सर्च करते हैं। अगर मैं इस एरे की बात करूं, लेट्स सपोज का इसका सेंटर 16 है, तो सबसे पहले हम सारी वैल्यू सर्च नहीं करेंगे, हम सेंटर वाली वैल्यू सर्च करेंगे। हमने सेंटर वाली वैल्यू सर्च की बाइनरी सर्च में कि भाई 16 23 के इक्वल है या नहीं। हमने देखा कि 16 23 के इक्वल नहीं है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको सेंटर से डिवाइड कर रखा है हमने, हम अब डिसाइड करते हैं कि हमें अब लेफ्ट साइड में सर्च करना है या राइट साइड में सर्च करना है, ठीक है। अब वो कैसे पता चलेगा, वो ऐसे पता चलेगा कि हमारी वैल्यू और ये जो सेंटर पे जो वैल्यू है उनका कंपैरिजन करके। अब ये सॉर्टेड है, तो हमें पता है कि हमने 16 को देख लिया, 16 23 तो नहीं है हमारा। अब हमारा जो 23 है वो 16 से बड़ा है, राइट। अगर 16 से बड़ा है तो डेफिनेटली जो भी हमें हमारा जो वैल्यू सर्च करना होगा वो हमें 16 के राइट में सर्च करना होगा, क्योंकि 16 के राइट में सारी बड़ी वैल्यू है जो 16 से बड़ी है। अगर मुझे 23 सर्च करना है तो मैं 16 के लेफ्ट में तो करूंगा नहीं, अगर मैं करूंगा भी तो वेस्ट कर रहा हूँ अपना टाइम, क्योंकि ये एक सॉर्टेड है, ये सॉर्टेड एरे है, इसमें सारी वैल्यू एक ऑर्डर में है। और हमने सेंटर पे देख लिया कि सेंटर जो है हमारे टारगेट वैल्यू से छोटा है, यानी कि हमारी जो वैल्यू है वो सेंटर के राइट में मिलेगी। तो हम फिर क्या करेंगे, फिर हम इसमें सर्च करेंगे, जो ये सेंटर का राइट वाला पार्ट हुआ 23 38 56 21, इस हम राइट साइड में सर्च करेंगे। तो बेसिकली इससे क्या हुआ, इससे हमने एक तरीके से डिवाइड कर दिया अपने एरे को। हम पहले सर्च कर रहे थे सारी वैल्यूज, इसमें 10 वैल्यू हैं तो 10 की 10 हमने सर्च की, 10 की 10 को हमने देखा कि मैच किया कि 23 है नहीं। लेकिन अगर मैं बाइनरी सर्च की बात करूं तो हमने बाइनरी से देख लिया कि हमने राइट में सर्च करना है, लेफ्ट में सर्च करना है। उससे क्या हो गया, हमारा काम बच गया, हमारी प्रोसेसिंग बच गई, राइट। तो ये बेसिकली बाइनरी सर्च मतलब आप पढ़ सकते हैं और डिटेल में कि बाइनरी सर्च में होता क्या है। तो हमने इसमें डिवाइड एंड कॉन्कर करते हैं हम एक तरीके से। तो हमने इसमें डिवाइड किया कि हम अब हमने देखा कि हमारी जो वैल्यू है वो सेंटर से बड़ी है, तो हम सेंटर के राइट साइड में सर्च करेंगे, ठीक है। तो बाइनरी सर्च जब समझाऊंगा तो हर एक प्रॉब्लम को समझने के लिए आपको आधा घंटा 1 घंटा का एक लेक्चर होगा, या फिर एक खुद से आपको टाइम लगेगा अगर आपको कोई भी नॉर्मल प्रॉब्लम समझनी है। अगर मैं इसमें बाइनरी सर्च आपको मतलब बताऊंगा अभी पूरा अच्छे से, तो उसमें आपको आधा आधा से पौन घंटा लग जाएगा, फिर आपको खुद से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो ये ऐसा नहीं है कि एकदम हो जाता है, इट्स यू हैव टू वर्क, आपको उसको बार बार समझना पड़ता है, बार बार उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। मैंने बस यहाँ पे कुछ टॉपिक मेंशन किए हैं, कुछ चीजें मैं यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ कि आप ये चीजें पढ़ सकते हैं, और क्यों क्यों पढ़ना है, कितना इंपॉर्टेंट थोड़ा सा मैं इसमें हाईलाइट करूंगा, ठीक है जी। तो आपका क्या क्वेश्चन है, एरे वेरिएबल में इंटीजर में कैर टाइप लिख सकते हैं क्या, आप कैर का एरे बना सकते हैं, राइट, आप कैर एरे बना सकते हैं। तो बनाने का तरीका होता है, मतलब जैसे इसमें तो ARR लिखा है ना, तो इसमें डेटा टाइप नहीं मेंशन किया है, लेकिन नॉर्मली इंट ARR करके बनाते हैं ऐसे, ठीक है। अगर आप इंट ARR करके ऐसे बना रहे हो जो हमने यहाँ पे, तो आप इस तरह वैल्यू दे सकते हो इसमें 1 2 3 लाइक दैट। लेकिन अगर आपको कैर वैल्यू है तो कैर का भी एरे बना सकते हो आप, कैर ARR ऐसे करके आप बना सकते हो, कैर का ARR। तो एरे इज अ कलेक्शन ऑफ थिंग्स, एरे को इससे मतलब नहीं है कि किस डेटा टाइप का एरे है, आप ऐसे कैरेक्टर भी बना सकते हो लाइक दैट, एरे आप बना सकते हो।
ऑल्दो इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। तो आपको ये सब चीजें भी पता होनी चाहिए कि हम कैसे कैसे बना सकते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट वेज एरे बनाने के, है ना। ये तो हमने डायरेक्ट वैल्यू दे दी। हम नॉर्मल भी वेरी ऐसे भी एरे बनाते हैं ना, इंट ARR इज इक्वल टू न्यू ARR करके, अगर मैं जावा की बात करूँ तो हम इस तरह भी करके एरे बनाते हैं। मतलब न्यू कीवर्ड का यूज करना अगर आपको पता हो, तो न्यू कीवर्ड का यूज करके हम एरे बनाते हैं। ठीक है, वैल्यू इंसर्ट कैसे करते हैं, ये सब चीजें, बेसिक चीजें क्लियर करके ही आप आगे किसी प्रॉब्लम को सोल्व कर पाते हैं। होता है कि आपने बेसिक पढ़ा नहीं होता है और आपको प्रॉब्लम दे दी जाती है, या तो किसी इंटरव्यू में या फिर किसी प्रोग्राम, किसी पेपर में, किसी एग्जाम में। फिर आपको लगता है यार ये तो बहुत टफ है। टफ नहीं है, आपने स्टेप बाय स्टेप नहीं सीखा है, आप स्टेप बाय स्टेप आगे नहीं बढ़े हैं, इसलिए आपको टफ लग रहा है। फिर आप एक sorting पे आते हैं कि sorting क्या होता है। मैंने आपको बताया sorting मतलब किसी भी वैल्यूज को आपको एक किसी ऑर्डर में मेंटेन करना, या तो आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में कर सकते हो या फिर आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में कर सकते हो। तो ये sorting, इसका मतलब sorting। अब sorting में ना कई सारी ऑलरेडी डिफाइंड टेक्निक्स हैं, जैसे सिलेक्शन सॉर्ट, बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, काउंटिंग सॉर्ट। ये प्री डिफाइंड है कि इसमें मतलब सबकी अप्रोच अलग है, सबकी एल्गोरिदम अलग है डेटा को सॉर्ट करने के लिए। अल्टीमेट गोल सबका यही है। अगर मैंने ये एक एरे दिया जो कि एक तरीके से सॉर्ट नहीं है, फॉर एग्जांपल आप सोचो ये 5 यहाँ पे हो, 38 यहाँ पे हो, 16 यहाँ पे हो, 91 आगे हो, मतलब ये सॉर्टेड ना हो, कुछ भी रैंडम वैल्यू, और मुझे उसको सॉर्ट करना है इस जो ये दिख रहा है आपको आउटपुट लगभग। तो ये सारी जो एल्गोरिदम्स हैं, ये एल्गोरिदम्स हैं, सॉर्टिंग एल्गोरिदम इनको बोल सकते हैं। इन सबका जो फाइनल ऑब्जेक्टिव होगा वो यही होगा कि आपकी वैल्यूज को इस ऑर्डर, इस तरह मेंटेन कर दे, सॉर्ट कर दे। लेकिन करने के तरीके अलग होते हैं। सिलेक्शन सॉर्ट का अलग होता है, बबल सॉर्ट का अलग होता है, इंसर्शन सॉर्ट का अलग होता है, मर्ज का अलग होता है, क्विक का अलग होता है, काउंटिंग का अलग होता है। तो ये आपने अगर सेकंड ईयर में जो लोग स्टूडेंट्स होंगे या फिर जिन्होंने सेकंड ईयर थर्ड ईयर में आगे होंगे, उन्होंने सॉर्टिंग जरूर पढ़ी होगी, कैसे आप सिलेक्शन सॉर्ट, बबल सॉर्ट करते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि नॉर्मली पूछ लेते हैं इंटरव्यूज में। ये 6 कुछ मेजर सॉर्टिंग एल्गोरिदम है, और आपको पता होना चाहिए। सिलेक्शन और बबल तो जरूर पता होना चाहिए, और मर्ज, ये 3 तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो आप इनके बारे में पढ़ सकते हैं, नोट कर सकते हैं अपने पास, कि जब आप इस सॉर्टिंग में आएंगे तो आपको ये पढ़ना है। और फिर वही कह रहा हूँ कि ये एक बहुत छोटा टॉपिक नहीं है डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम। अगर आपको लगता है कि आप इसको 15 दिन में कवर कर पाएंगे, इट विल टेक मंथ्स, माइट टेक ईयर्स, है ना। सेकंड ईयर से लोग स्टार्ट हो जाते हैं, सेकंड ईयर थर्ड ईयर में 2 साल पूरी कोडिंग करते हैं, समझते हैं, तब जाके चीजें क्लियर होती हैं। ये सुधे, प्लीज आस्क योर क्वेरी। उदय, उदय अगर आपकी क्वेरी नहीं है तो मैं आगे बढ़ जाता हूँ। अब यहाँ पे डिस्कस करते हैं टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। आपने कहीं देखा होगा, ये आई थिंक पहली क्लास से भी स्टार्ट हुआ होता होगा आपका, कि ओ एन करके आपने देखा होगा, ओ एन लॉग एन करके देखा होगा, एन स्क्वायर करके देखा होगा। ये होता क्या है, और कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब क्या है, टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब क्या है। नॉर्मली यहाँ पे जो टाइम की हम बात कर रहे हैं, है ना, हम टाइम की बात कर रहे हैं कि हमारा कोड कितने टाइम में एग्जीक्यूट हो रहा है, राइट, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। और हम इसको डिस्कस क्यों करते हैं, क्यों ये इंपॉर्टेंट होता है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए होता है, फॉर एग्जाम्पल कोई एक प्रॉब्लम है, एग्जाम्पल लेते हैं सॉर्टिंग प्रॉब्लम का ही। 10 नंबर मिले हमें, और हमें उन 10 नंबर को सॉर्ट करना है, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है। अब मेरी अप्रोच अलग हो सकती है ना, और जीतू की अप्रोच अलग हो सकती है। अब मैंने जो सॉल्व की उस प्रॉब्लम को, उसमें टाइम ज्यादा लग गया, और जीतू ने जिस अप्रोच से प्रॉब्लम सॉल्व की, जिस अप्रोच से उसने सॉर्ट की वैल्यूज, उसमें टाइम कम लग गया, राइट। तो कौन सी एल्गोरिथम अच्छी हुई, जीतू की, क्योंकि जीतू ने वो प्रॉब्लम कम टाइम में सॉल्व की है, राइट। तो इसलिए हमें ये देखने के लिए कि कौन सी एल्गोरिथम या कौन सी अप्रोच किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, जब मैं प्रॉब्लम की बात कर रहा हूँ तो बेसिकली मैं कोडिंग प्रॉब्लम की बात कर रहा हूँ, कि किसी भी कोडिंग प्रॉब्लम को सोल्व करने की बेस्ट अप्रोच क्या है। तो बेस्ट अप्रोच वो होगी जिसका स्पेस और टाइम कम लगेगा, राइट। तो टाइम यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं कि हमने कोई प्रॉब्लम लिखी, हमने कोई कोड लिखा और हमने उस कोड को रन किया, एग्जीक्यूट किया, तो यहाँ पे उस कोड ने कितना टाइम लिया, राइट। तो हम यहाँ पे एग्जैक्ट टाइम की बात नहीं कर रहे हैं,
हम यहाँ पे बात करते हैं नंबर ऑफ आइट्रेशन की। मतलब एक तरीके से अब टाइम तो वेरी कर जाएगा। अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल मेरे पास i7 लैपटॉप है, किसी के पास पेंटियम है, पुराना लैपटॉप है, राइट। तो नॉर्मली जाहिर सी बात है, जो एडवांस लैपटॉप आते हैं, ज़्यादा प्रोसेसर के होते हैं, फास्ट वर्क करते हैं, तो एक्चुअल टाइम तो हम मेजर नहीं कर सकते ना। मतलब ये तो सिस्टम पे डिफाइन हो गया कि आपका सिस्टम कितना पावरफुल है, आपकी मशीन कितनी पावरफुल है। तो हम एक्चुअल टाइम मेजर नहीं करते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में। हम मेजर करते हैं कि आपने जो एल्गोरिदम लिखी है, आप जो कोड लिख रहे हैं, उस कोड में आप कितनी आइट्रेशन को यूज कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिखाया था फॉर लूप का, राइट। अगर मैं वापस उस फॉर लूप का एग्जांपल आपको दिखाऊं, तो उस फॉर लूप में मैं कितनी बार लूप रन कर रहा हूँ, ठीक है, कितनी बार मैं आइट्रेशन कर रहा हूँ, कितनी बार मैं नंबर को कंपेयर कर रहा हूँ, ठीक है, वो मेरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है। अगर मैं आपको फिर से एक बार कोड पे लेके जाता हूँ और वहां से बताता हूँ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ये इंपॉर्टेंट होता है, मतलब आपको जब भी आप कोई भी प्रोग्राम कर रहे हो, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे करते हैं ये पता होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे बताऊं आपको, ये वाला जो कोड जो मैंने कमेंट आउट किया था, तो यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे हमने 10 बार प्रिंट कराना था स्टार। तो हमने एक फॉर लूप लिख लिया था, k इक्वल टू 0, के चलेगा कब तक, जबकि k की वैल्यू 10 तक नहीं पहुंच जाती। तो k इक्वल टू 0 पे स्टार प्रिंट होगा, k इक्वल टू 1 पे प्रिंट होगा, 2 पे प्रिंट होगा, ऐसे कर करके वो कहाँ तक जाएगा, वो प्रिंट करेगा जब तक k की वैल्यू 9 पे भी प्रिंट करेगा, 10 पे प्रिंट नहीं करेगा वो, ठीक है। तो ये हमने लूप कितनी बार चलाया, ये हमारी आइट्रेशन हुई। आइट्रेशन हम इसको बोलते हैं, आइट्रेशन को एक तरीके से समझते हैं कितनी बार हमने इसको रन किया। तो ये जो प्रिंट स्टेटमेंट है, ये 10 बार प्रिंट हुआ। तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, हम टाइम के टर्म में नहीं बोलेंगे, आइट्रेशन के टर्म में बोलेंगे। तो हम बोलेंगे इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो 10 है, 10। ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है। अगर मैं नीचे वाले की बात करूं, इसमें मैं 2 लूप लगाए, राइट। तो 2 लूप में अगर मैं आपका आउटपुट में दिखाऊं, मतलब यहाँ से थोड़ा समझाना टिपिकल हो जाएगा। आउटपुट में देखो तो हमने कितनी बार स्टार प्रिंट किया। हमने स्टार प्रिंट किया 1, दूसरे में 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, यानी कि 5, 9, 12, 15 टाइम्स हमने स्टार प्रिंट किया। तो बेसिकली इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी, ये जो हमने कोड लिखा है, वो 15 होगी ऐसे, क्योंकि इसमें 15 आइट्रेशन चले हैं, राइट। तो ऐसे हम आइट्रेशन की टर्म्स में टाइम को मेजर करते हैं। और इसको दिखाने का जो तरीका होता है, वो कई सारे नोटेशन होते हैं, इसको हम बोलते हैं नोटेशन, बिग ओ, ओमेगा। तो हम नॉर्मली बिग ओ का यूज करते हैं, एक कैपिटल ओ बना देते हैं और ब्रैकेट में लिख देते हैं जो भी वैल्यू होती है। तो नॉर्मली जैसे ये इस टाइप की प्रॉब्लम हो गई, जिसमें ये 5 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है। अगर मैंने यहाँ पे 100 कर दिया तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 100 हो जाएगी, 1000 कर दिया तो 1000 हो जाएगी। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, ओ एन कर देते हैं। एन यहाँ पे डिनोट करता है कि कोई भी एक नंबर हो सकता है, ओ एन, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बात करूं इस वाले, इसमें 2 लूप लगे हुए हैं, ये कोई भी हम ऐसे कर देते हैं इसको ओ एन स्क्वायर, एन मल्टीप्लाई एन, ऐसे कर देते हैं हम इसको। मतलब 2 लूप लगे हुए हैं, ये एन कितना भी हो सकता है, नीचे वाला एन भी कितना हो सकता है, तो हम इसको एन स्क्वायर बोल देते हैं यहाँ पे, कि भाई ये जो पूरा जो कोड है वो मतलब एन स्क्वायर टाइम चलेगा। या इसको हम एनएम भी बोल देते हैं कभी कभी, कि जो बाहर वाला लूप है वो एन टाइम चलेगा, जो अंदर वाला लूप है वो एम टाइम चलेगा। टोटल आइट्रेशन कितनी होगी, दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, ओ एन एम, लाइक दैट। डाउट है क्या? सो यहाँ पे मतलब आइट्रेशन का जो मतलब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब है कितने नंबर ऑफ आइट्रेशन हमें रन करने हैं, तो हम उस इन टर्म्स में मेजर करते हैं। दिखाने का तरीका होता है कि ओ, कैपिटल ओ, ये नोटेशन होता है, इसको हम बोलते हैं नोटेशन, एक तरीके से बिग ओ नोटेशन इसको बोलते हैं हम, बिग ओ नोटेशन। फॉर्म में ही हम दिखाते हैं जब भी हमें कॉम्प्लेक्सिटी दिखानी होती है। ये बिग ओ नोटेशन हुआ। ऐसे ही अगर मैं बात करूँ इनकी, ये हमने देखा कि 10 बार चला तो हमने ओ 10 कर दिया। जनरल टर्म में उसको एन से डिनोट कर देते हैं अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को, ठीक है। फिर इसमें दूसरी चीज आती है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। अब टाइम तो हमने देख लिया, स्पेस क्या है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब यहाँ पे रहा कि आपने जो कोड किया है उसमें कितना स्पेस आपने ऑक्यूपाई किया, ठीक है। तो अगर मैं इस वाले कोड की बात करूं, तो मैंने यहाँ पे केवल एक वेरिएबल बनाया था, ये इंट k इक्वल टू 0, राइट। मैंने कोई स्पेस यूज नहीं किया। कैन यू प्लीज कीप देवा शीश नंदी
ओके, हम बात करते हैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है? तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होती है जिसमें हम अपना स्पेस देखते हैं कि कितना स्पेस यूज हुआ है। अब स्पेस में भी हम क्या देखते हैं कितना एक तरीके से कितने मतलब एक तरीके से अगर हम इंटीजर की बात करें, कितने डेटा टाइप हमने यूज किए हैं, कितने ऑब्जेक्ट, एक तरीके से नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट हम काउंट करते हैं। जैसे अगर मैं इस प्रॉब्लम की बात करूं तो इसमें मैंने कोई स्पेस यूज नहीं किया जाता, मैंने केवल एक वेरिएबल यूज किया हुआ है इंट k = 0। अगर कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती जिसमें मुझे एक एरे बनाना पड़ जाता, राइट, अगर मैं वापस कोड पे आता हूँ और उस एरे बना के मैं उस एरे में वैल्यू स्टोर कर रहा होता, तो नॉर्मली मैंने एक एक्स्ट्रा स्पेस यूज कर लिया जिसमें 10 वैल्यू में स्टोर करा रहा हूँ, तो होता तब मैं बोलता कि हाँ मैंने एक स्पेस यूज किया है। और उसकी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होती वो होती जितने भी साइज का एरे बनाया है। अगर मैंने 10 साइज का एरे बनाया होता तो मैं बोलता कि मेरी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो 10 है, और अगर मैंने n साइज का ऑब्जेक्ट बनाया होता, एरे बनाया होता, तो मैं बोलता मेरी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ON है। आपको तो बोला भी गया। जैसे इस एरे की बात करो, अगर मैंने कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करनी है और मुझे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक और एरे बनाना पड़ गया अपने कोड में, तो उस एरे को बनाने के लिए, इसको सेव करने के लिए मुझे 10 वैल्यूज हैं, ये सेव करनी पड़ेगी, स्टोर करनी पड़ेगी। तो बेसिकली स्पेस मैंने यूज किया अपने कोड में, एक्स्ट्रा स्पेस, अपना प्रोग्राम रन करने के लिए मैंने एक्स्ट्रा स्पेस यूज किया, और इसमें ये 10 वैल्यूज हैं, तो मैं इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बोलूंगा O10, ठीक है, और जनरल टर्म में मैं इसको क्या बोल दूंगा, ON, लाइक दैट। तो ये स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी रहती है जब भी आप कोई प्रोग्राम लिखते हैं और आप उसकी जो भी आपकी अप्रोच होती है कोड को लिखने की, तो आप मेजर करते हैं कि आपने जो कोड लिखा है उसमें उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, उसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे जो है नंबर ऑफ आइटरेशन में हम मेजर करते हैं, नॉट बेस्ड ऑन एक्चुअल टाइम, ठीक है। और आप जब स्टार्ट करो तो आप ये देखना जरूर शुरू करो कि टाइम क्या है, स्पेस क्या है, क्योंकि जनरली जब कोडिंग प्रॉब्लम पूछी जाती है, इजी हो या टफ हो, पहले वो प्रॉब्लम सॉल्व कराते हैं, फिर आपसे पूछते हैं कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। तो बेसिकली इंटरव्यूअर्स या हम लोग ये जानना चाहते हैं कि आपको पता भी है कि आपने जो अप्रोच लिखी है वो एफिशिएंट भी है नहीं। तो अगर आपको कोई अप्रोच एफिशिएंट बनानी है, कोई एल्गोरिथम एफिशिएंट बनानी है, तो एफिशिएंट बनाने के जो पैरामीटर्स हैं वो ये दो ही हैं, टाइम और स्पेस। अगर आपने कोई ऐसी अप्रोच लिखी है जिसमें टाइम कम लग रहा है, जिसमें स्पेस कम लग रहा है, तो वो बेटर अप्रोच है, राइट। तो इसलिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं आप उसको सॉल्व करो, फॉर लूप की रहती हैं और नेस्टेड फॉर लूप की रहती है, नॉर्मल भी रहती है सिंपल सी, तो उसको आप देखो कि उसकी आपकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, तब आपको ये पता चलेगा थोड़ा सा कि अच्छा क्या है, ON होगी, ये n log n होगी या n² होगी। नॉर्मली जहाँ भी दो लूप यूज होते हैं ना, वहाँ या तो n² होगी या n log n होगी, ठीक है। एक लूप होगा तो ON ही रहेगी, एंड एक ही लूप है वो ON मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, लूप 10 हो सकता है, 100 हो सकता है, 1000 हो सकती है, तो ON रहेगी। जहाँ दो लूप आ जाते हैं, नेस्टेड लूप आ जाते हैं, वहाँ या तो n² होगी या n log n होगी, लाइक दैट। स्क्रीन विजिबल नहीं है, ओके। I think it should be visible now. Yes, sir. ओके, तो एरे में ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं बेसिकली, ये मतलब काफी ज्यादा पूछी भी जाती है और आप इनको सॉल्व कर सकते हैं जब आप एरे सॉल्व कर लो, मतलब पढ़ेंगे एरे डेटा स्ट्रक्चर। तो एरे को नॉर्मली जैसे मैं कह रहा हूँ कि होता क्या है, कैसे इंसर्ट कराते हैं, कैसे एक्सेस करते हैं, उसके बाद आप ये 7, 8, 10 प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। जब आप इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लोगे खुद से, तो आपको काफी कॉन्फिडेंस आ जाएगा एरे के अंदर, नॉर्मल काफी सारी प्रॉब्लम आप सॉल्व कर पाओगे, सोच पाओगे। तो जैसे कि क्या होता है एक एरे, सबसे पहले आप इन सारी प्रॉब्लम को मैं बताता हूँ कि होता क्या क्या है इन प्रॉब्लम में। उससे पहले आप पहले ये एज्यूम कर लो, ये एक एरे है हमारे पास, अपने दिमाग में रख लो कि इस टाइप का एक एरे है जिसमें 10 वैल्यू है, ये सॉर्टेड में 2, 5, 8, 12 इस तरह एक सॉर्टेड एरे है हमारे पास एक, ठीक है। अब ये प्रॉब्लम कैसे पूछते हैं लोग, एरे की प्रॉब्लम ऐसे पूछ लेते हैं कि एक सब एरे बताओ विद गिवन सम, ठीक है। इसमें वो कह रहे हैं कि एक सब एरे बताओ जिसका साइज 3 हो और कोई सम दे देंगे आपको कि जैसे फॉर एग्जांपल 5, 8, 12 कितने हो, 25। तो बोलेंगे कि 3 ऐसी वैल्यू बताओ इस एरे में से कॉन्जिक्यूटिव 3 वैल्यू, और कॉन्जिक्यूटिव वैल्यूज को हम सब एरे भी बोलते हैं,
जिनका सम 25 हो। तो आपको आपको एक एरे बताना पड़ेगा, 3 वैल्यू बतानी पड़ेगी इसमें से जिसका सम 25 हो। तो आप क्या करेंगे, नॉर्मली आप इनको काउंट करो, 2 5 8 आपने काउंट किया, कितना बना 13 15 बना, फिर आपने ये काउंट किया 5 8 12, ये बन गया 25। तो आप रिटर्न में क्या कर दोगे, 5 8 12 रिटर्न कर दोगे कि हाँ ये 3 वैल्यूज हैं, ये एक सब एरे है इस एरे के अंदर जिनकी वैल्यू 25 है। राइट, ऐसे सिंपल सिंपल प्रॉब्लम होती है, मतलब जैसे मैथमेटिकल प्रॉब्लम कह लो या लॉजिकल प्रॉब्लम कह लो, आपको बस कोडिंग में कैसे करना है वो लोग पूछते हैं। एक नेक्स्ट प्रॉब्लम होती है काउंट द ट्रिपलेट, ये आपको ट्रिपलेट काउंट करने होते हैं इसमें। फिर आपका मिसिंग नंबर इन एरे, कोई नंबर आपका एरे में मिसिंग है, वो बताओ, मतलब कौन सा नंबर, एक तरीके से कोई नंबर दे देंगे, बोलेंगे कि भाई ये नंबर मिसिंग है, आप बताओ मिसिंग है नहीं, यस और नो में पूछ लेंगे। फिर आपको क्या करना होगा, आपको पूरा आइटरेट करना होगा, सर्च करना पड़ेगा वो नंबर। अगर आपको नंबर मिल गया तो आप रिटर्न कर दोगे ट्रू, कि नहीं भाई एरे नंबर तो है, मिसिंग तो नहीं है, एरे है, मतलब वो नंबर है इसके अंदर। अगर आपको वो नंबर नहीं मिला तो आप क्या बोलोगे, नंबर मिसिंग है, राइट, ट्रू। इस तरह की नॉर्मल नॉर्मल प्रॉब्लम होती है जो नंबर से ही डील होती है, एरे से ही डील होती है। मर्ज टू सॉर्टेड एरे, ऐसी प्रॉब्लम होती हैं। इसमें क्या करेंगे, आपको 2 एरे दे देंगे, जैसे तो एक एरे है, आपको एक और एरे बना के दे देंगे BRR, उसमें कुछ वैल्यूज होंगी, बोलेंगे इन दोनों को मर्ज कर दो। लेकिन मर्ज जब आप करोगे तो सॉर्टेड फॉर्म में होना चाहिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। जैसे ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है, ऐसे दूसरे एरे का भी इंक्रीजिंग ऑर्डर है, दोनों को आपको मर्ज करना है। एक तीसरा एरे बनाओगे और उनको आप एक तरीके से सॉर्ट करते करते ऐड करोगे। इस टाइप की प्रॉब्लम रहती है, मतलब कुछ ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा पता नहीं क्या पूछ लेते हैं, वही नंबरों के साथ ही खेलते हैं वो, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं मैनिपुलेशन या फिर प्लेइंग, एक तरीके से मैनिपुलेट करना, एरे को मैनिपुलेट करना, एरे को चेंज करना। रीअरेंज एरे अल्टरनेटली, वो क्या बोलेंगे कि एरे को रीअरेंज कर दो। अब एरे को रीअरेंज करने का मतलब क्या है कि भाई अल्टरनेट कैसे करना है, 2 है और 5 है, 5 को इधर कर दो, 2 को इधर कर दो, फिर आगे 8 एंड 12 है, 12 को लेफ्ट कर दो, 8 को राइट कर दो। सैंपल भी देते हैं आपको वो कि भाई इस तरह का, मतलब एग्जांपल दे देंगे कैसा करना है। 16 है, 16 को आप राइट कर दो, 23 को लेफ्ट कर दो, इस तरह के प्रॉब्लम हो जाते हैं। इन्वर्जन ऑफ एरे, इस तरह की प्रॉब्लम होती है कि आपको एरे दे दिया जाएगा, जैसे ये एरे दे दिया आपको, इसका इन्वर्जन कर दो, मतलब इसका उल्टा कर दो। तो आप क्या करोगे, इसको रिवर्स करोगे, आप 2 की जगह 91 कर दोगे, यहाँ पे 2 कर दोगे, मतलब इसको उल्टा कर दोगे, जस्ट रिवर्स। अभी आपको दिख रहा होगा 2 5 8 12 अप टू 91, आपको रिटर्न करना होगा, मतलब इस एरे को चेंज करना होगा, 91 72 56 38, ऐसे उल्टा उल्टा शो करना है, तो आप वो करोगे। फिर एरे को सॉर्ट करना, ये तो ऑलरेडी सॉर्टेड एरे है, अगर एरे सॉर्टेड नहीं है तो एरे को सॉर्ट करना, ठीक है। कन्वर्ट एरे इनटू जिगजैग फैशन, जिगजैग फैशन में एरे को करना है एक तरीके से। जिगजैग कैसे होता है, मतलब ऐसे चलता है, एक नीचे एक ऊपर, एक नीचे एक ऊपर, इस तरह जिगजैग होता है। तो वो क्या करते हैं, इस एक एग्जांपल देंगे कि आपको ये एरे है, आपको इसको जिगजैग करना है, तो आप क्या करोगे, 2 से बड़ी वैल्यू 5, फिर 5 से छोटी वैल्यू कर दोगे। फिर मतलब आपको ऐसे करना होगा, एक वैल्यू 2, फिर उससे बड़ी वैल्यू, फिर उससे छोटी वैल्यू, फिर उससे बड़ी वैल्यू, फिर उससे छोटी वैल्यू। तो इस तरह से आपको एरे के साथ खेलना होगा, मैनिपुलेशन करना होगा। और जब आप यूज करना सीख, जब आप आइटरेट करना सीख जाओगे ना एरे के साथ, तो ये चीजें आपको ईजी हो जाएंगी। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जब आप इसको सॉल्व कर लोगे खुद से, तो आपके लॉजिक बिल्ड हो जाएंगे, और मतलब फिर आप कोई भी एरे की प्रॉब्लम थोड़ा सा सोच पाओगे, सॉल्व कर पाओगे। तो लेकिन एरे की कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए लूप का ही यूज होगा मैक्सिमम टाइम। तो फॉर लूप आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, आप फॉर लूप को पढ़ो, फिर आप एरे की ये प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हैं, राइट। ऐसे, या फिर स्ट्रिंग मैनिपुलेशन भी कर सकते हो, पहले आप एरे करो फिर आप स्ट्रिंग पे आओ। इससे पहले मतलब थोड़ा सा मैं ब्रेक ले लेता हूँ, बहुत ज़्यादा हो गया। अगर किसी को डाउट है तो हम वो डाउट ले सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे हम एक्चुअली मैं रोड मैप डिस्कस कर रहा हूँ कि आप कैसे कैसे पढ़ सकते हैं, क्या क्या पढ़ सकते हैं। किसी भी एक प्रॉब्लम में अगर मैं बहुत डीपली जाऊंगा, आधा एक घंटा तो उसी प्रॉब्लम में लग जाएगा आज, तो इसलिए मैं किसी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम में नहीं जा रहा हूँ। Guys, if you have any query, you can ask right now. अच्छा, कुछ चीजें क्लियर हो रही हैं, यही बता दो। बी इंटरेक्टिव,
या कोई भी डाउट है रिलेटेड टू आप पूछ सकते हैं। ठीक है, ठीक है, फिर मैं कंटिन्यू करता हूँ। अभी आपको स्क्रीन विजिबल होगी यहाँ पे स्ट्रिंग। ठीक है, तो स्ट्रिंग होता क्या है, अगर आपने स्ट्रिंग नॉर्मली कोई भी टेक्स्ट वैल्यू अगर मुझे को सेव करानी है तो स्ट्रिंग में हम सेव कराते हैं। ठीक है, तो जावा में स्ट्रिंग होती है, जैसे अगर मेरे को कोई पैराग्राफ सेव कराना है तो मैं स्ट्रिंग में सेव करा सकता हूँ। ठीक है, तो स्ट्रिंग को आप जरूर करें। इसके ये 4 मेजर प्रॉब्लम मुझे लगती हैं कि अगर आप ये सोल्व कर लोगे तो आपको स्ट्रिंग में काफी हैंड्स ऑन हो जाएगा। और बेसिकली स्ट्रिंग है क्या, स्ट्रिंग को ना एक तरीके से ये समझो आप, एक पैराग्राफ ही है। जैसे लिखा हुआ है ना मैनिपुलेशन, इसको आप देख लो, मैनिपुलेशन एक स्ट्रिंग है। ठीक है, या स्ट्रिंग मैनिपुलेशन एक स्ट्रिंग है। कोई भी चीज आपने डबल कोट के अंदर कोई पैराग्राफ आप लिख देंगे, इंग्लिश में लिखी हुई चीज जो भी हम लिखते हैं नॉर्मली, उसको हम स्ट्रिंग बोल देते हैं, लिस्टिंग बोलते हैं। तो इसमें नॉर्मली ये अगर 4 टाइप की प्रॉब्लम अगर आप कर लोगे तो आपको स्ट्रिंग में काफी ये हो जाएगा कि स्ट्रिंग को कैसे मैनिपुलेट करना है। तो रिवर्स वर्ड इन गिवन स्ट्रिंग, प्रॉब्लम क्या पूछते हैं, आपको एक स्ट्रिंग दे देंगे, फॉर एग्जांपल आपको मैनिपुलेशन दे दी, वो बोलेंगे इसके वर्ड को रिवर्स कर दो, मतलब आपको वही जैसे हमने नंबर में किया था ऐसे हम स्ट्रिंग में करेंगे। इसमें आपको एन यहाँ पे आ जाए, आप मतलब पूरा इस स्ट्रिंग को उल्टा कर दोगे, NOITALPUPINAM उल्टा कर देंगे, रिवर्स कर दो आप, बिल्कुल जैसे हमने नंबर्स को रिवर्स किया था ऐसे इस पूरी स्ट्रिंग को रिवर्स कर दो। ऐसे परमुटेशन ऑफ स्ट्रिंग ऐसे क्वेश्चन आते हैं। परमुटेशन का मतलब है कि आप उसको कैसे अरेंज कर सकते हैं, कितने डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रिंग बना सकते हैं। जैसे कि मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, छोटा सा एग्जांपल ये लेते हैं हम, वर्ड्स का लेते हैं, वर्ड WORDS वर्ड्स का लेते हैं। तो वर्ड्स के क्या क्या वर्ड्स बन सकते हैं, WORDS, WORSD, है ना, या फिर हम ऐसा बना सकते हैं WO की जगह WRODS, मतलब इन 5 वर्ड्स को रीअरेंज करना है। तो अगर आपने परमुटेशन वगैरह पढ़ा होगा तो 5 फैक्टोरियल ऐसे करके लिखते थे ना, कितने नंबर ऑफ परमुटेशन बन सकते हैं। तो आपको किसी भी स्ट्रिंग की परमुटेशन प्रिंट कराने होते हैं, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, राइट। जैसे कि अगर आपके 4 वर्ड हैं तो आई थिंक 16 वर्ड्स आप बना सकते हैं, या फिर कितने वर्ड्स आप बना सकते हैं उनको अरेंज करके। जैसे डब्ल्यू की लोकेशन यहाँ पे फर्स्ट है, आप डब्ल्यू को सेकंड पे भी रख सकते हैं, थर्ड पे भी रख सकते हैं, फोर्थ पे भी रख सकते हैं, फिफ्थ पे भी रख सकते हैं ऐसे। फिर ओ है, ओ आपका जो है सेकंड पोजीशन पे, आप उसको फर्स्ट पे भी रख सकते हैं, सेकंड थर्ड पे भी, फोर्थ पे भी, ऐसे करके डिफरेंट डिफरेंट जितने वर्ड्स पॉसिबल हैं। तो ऐसी परमुटेशन की प्रॉब्लम आती है। लॉन्गेस्ट पैलिड्रोम, पैलिड्रोम एक वर्ड होता है जो कि उल्टा सिल्टा एक समान। अगर पैलिड्रोम का एक सबसे अच्छा एग्जांपल है नमन, NAMAN, नमन। तो अगर आप नमन देखेंगे तो नमन पैलिड्रोम होता है, नमन। ठीक है, तो ये एक पैलिड्रोम है। लॉन्गेस्ट पैलिड्रोम, वो क्या करेंगे, आपको कोई स्ट्रिंग दे देंगे बड़ी सी और उसमें बीच में कोई एक पैलिड्रोम होगा। जैसे अगर मैंने कोई स्ट्रिंग दे दी ABC, बीच में नमन छुपा दिया मैंने, नमन ABC ऐसे कुछ दे दिया, वो आपको ये स्ट्रिंग दे देंगे, इनपुट में बोलेंगे कि इसमें से जो लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोम अवेलेबल है वो आप बताओ। तो आप इस पे कुछ प्रोसेसिंग करोगे अपनी और आप बताओगे कि NAMAN, नमन मिल गया, तो आप नमन प्रिंट करा दोगे, नमन लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोम है इस स्ट्रिंग के अंदर। ऐसी प्रॉब्लम रहती है स्ट्रिंग की। या रिमूव डुप्लीकेट, क्या होगा, जैसे अगर मैं उन्होंने आपको स्ट्रिंग दी यही ABC नमन AB जो मैंने आपको भी प्रिंट किया, इसमें डुप्लीकेट आपको रिमूव करने हैं। या तो डुप्लीकेट कैरेक्टर बोल देंगे कि जैसे इसमें A जो है कई बार यूज हो रहा है, 4-5 टाइम्स यूज हो रहा है, तो आप A को डुप्लीकेट को रिमूव कर दो, मतलब A या कोई भी कैरेक्टर केवल एक बार आना चाहिए, ऐसा कुछ प्रॉब्लम। या फिर क्या करेंगे, कोई आपको कोई बड़ी सी स्ट्रिंग दे देंगे, जैसे स्ट्रिंग दे दी फॉर एग्जांपल माय एम इज टू एम, ऐसी कोई स्ट्रिंग दे दी। उन्होंने बोला कि वो बोल देंगे जो डुप्लीकेट स्ट्रिंग है, डुप्लीकेट वर्ड है, उसको रिमूव कर दो। तो इनपुट में तो आपको माई एम इज टू एम मिला, आपको क्या करना होगा, एम 2 बार आ रहा है, एक बार रिमूव करना है आपको उसको, इस तरह माई एम इज टू, ऐसे करके आप उसको रिटर्न कर देंगे। तो ऐसे वो मतलब ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स आती हैं जिसमें आपको मैनिपुलेट करवाते हैं स्ट्रिंग के अंदर। ठीक है,
मतलब इस चीज को सीखने का जो सबसे पहला स्टेप है ना, वो ये अपने अपने मन में समझना है कि यार ये तो बहुत इजी है, इट्स वेरी इजी, ये तो गेम कर रहे हैं हमारे साथ, खेल खेल रहे हैं वो। ये कर दो, नंबर को पलट दो, नंबर को उल्टा कर दो, इस नंबर को यहाँ पे कर दो, पैलिंड्रोम बना दो, डुप्लीकेट रिमूव कर दो, लाइक दैट। मतलब जो बच्चों वाले खेल हैं, ये बच्चों वाले खेल खिला रहे हैं, तो आप पहले ये चीज होगी, ये तो हम बहुत ईजी है तो मैं कर लूंगा। अगर आप ये दिमाग में सोच पा रहे हैं, सबसे पहले इंपॉर्टेंट स्टेप है आपको अप्रोच सोचना कि आप इसको कैसे करोगे। नाउ द नेक्स्ट अप्रोच कि आप कोड कर पा रहे हो, तो सबसे पहले आप अप्रोच सोचो, कोड आप कर लोगे, पर वही है, आप धीरे धीरे करोगे। आपको पहले लूप आना चाहिए, फिर आप एरे करोगे, फिर आप स्ट्रिंग करोगे, और धीरे धीरे छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आप स्टार्ट करो। रिवर्स करना बहुत ईजी है, जब आप रिवर्स का कोड देखोगे तो बहुत ईजी है कि आपको कैसे रिवर्स करना है उस एरे के अंदर, ठीक है। बट प्रॉब्लम्स मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि क्या बच्चों वाले खिलौने होते हैं, मतलब कुछ नहीं करा रहे हैं कोडिंग के नाम पे, इस तरह के हमें चेंजेस कराते हैं वो लोग। और वो क्यों कराते हैं? क्योंकि अल्टीमेटली इससे आपको एक्सपीरियंस हो जाता है कि आप किसी भी डेटा स्ट्रक्चर को कैसे यूज कर पाएंगे और कैसे कोडिंग यूज कर पाएंगे। रियल टाइम में भी इस टाइप की ही कोडिंग होती है। रियल टाइम में भी अगर आपको लगे कि स्ट्रिंग मैनिपुलेशन ये तो खेल है, रियल टाइम में यूज नहीं होता, रियल टाइम में भी यूज होता है। कभी कभी क्या होता है, आपके पास एक रियल टाइम प्रॉब्लम की अगर मैं एग्जांपल दूं, कोई वेबसाइट है, आपको आपका कोई बिजनेस है, आपको उस वेबसाइट पे जो भी कंटेंट है उसमें से ना कुछ नेम सर्च करना है आपको, कोई नेम, कि भाई कोई प्राइस सर्च करना है, कोई वेबसाइट पे कोई नेम सर्च करना है, कोई ऑथर सर्च करना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे? आपके पास बहुत सारा कंटेंट होगा, तो आप नॉर्मल कोड लिखोगे, ऐसे ही जैसे हम कोड लिख रहे हैं। उस कोड में वो जितना सारा टेक्स्ट होगा, सारे टेक्स्ट में आप वो सर्च करोगे उस नंबर को। तो अगर आप देखो, आप नोटपैड यूज करते हो, नोटपैड में भी कंट्रोल एफ करते हो, है ना, और आप कोई स्ट्रिंग डाल देते हो, जैसे कोई सर्च कर रहे हो आप, आपने कोई नाम सर्च किया किसी भी नोटपैड में, जैसे ये सामने मेरी स्क्रीन है, अगर मैं इसमें सर्च करूंगा कंट्रोल एफ करके स्ट्रिंग, तो वो एकदम यहाँ पे हाईलाइट कर देता है स्ट्रिंग को। यहाँ पे स्ट्रिंग लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है, मल्टीपल टाइम लिखा हुआ है, तो इसका भी ना कोई कोड लिखा होगा ना बैकएंड पे, उस सॉफ्टवेयर पे। वो सॉफ्टवेयर क्या करेगा? इस सारे टेक्स्ट को रीड करेगा, उस सारे टेक्स्ट को में स्ट्रिंग को सर्च करेगा, जहां जहां सर्च हो जाएगा स्ट्रिंग उसको हाईलाइट कर देगा। बैकएंड पे तो यही कोड लिखा होगा। जो भी हम एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, चाहे वो वर्ड पैड हो, चाहे वो नोट पैड हो, वो भी एक सॉफ्टवेयर ही है, उसके वो भी कोडिंग पे ही चल रहा है, राइट। तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो हम करते हैं, ये खेल भी हैं और ये एक्चुअल में यूज भी होती हैं। तो आप स्ट्रिंग मैनिपुलेशन करेंगे तो आपको फिर एरे स्ट्रिंग मैनिपुलेशन करके आपको काफी हद तक काम कंप्लीट हो जाएगा। एक ये चीज होती है डायनेमिक प्रोग्रामिंग, ठीक है। इसको मैं बाद में बताऊंगा, ये थोड़ा इंट्रोडक्शन देके चलता हूँ। कभी कभी ना ये बहुत ऐसा लगता है फैसिनेटिंग है, डीपी आ गई, डीपी बोलते हैं इसको शॉर्ट टर्म में, डीपी का प्रॉब्लम आ गया, कई सारे लोग सुनते हुए मिलेंगे। तो डीपी क्या है? नॉर्मली कुछ नहीं, एक टेक्निक है, ये भी डायनेमिक प्रोग्रामिंग बोलते हैं। तो ये टेक्निक क्या है? कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जिसमें हम ना मतलब अपने प्रोग्राम को डिवाइड कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम को डिवाइड कर सकते हैं मल्टीपल पार्ट में। जैसे एक बड़ी सी प्रॉब्लम है, एक कोई कोड करना है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है, उसको हम डिवाइड कर सकते हैं 10-12 पार्ट में, ठीक है। और हर एक पार्ट को इंडिविजुअली सोल्व कर सकते हैं अलग अलग करके, ठीक है। और जो इंडिविजुअली हमने सोल्व किया है हर एक पार्ट को, उन सबको फिर हम बाद में जोड़ सकते हैं, सम कर सकते हैं रिजल्ट को, लाइक दैट। और किसी को भी ऑडियो नहीं आ रही है? अच्छा, ओपन है, ऑडिबल। ओके, आनंद, आई थिंक आपका अभी नेटवर्क वीक हो गया हुआ। तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग में इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। मतलब बेसिकली पहले मैं बता दे रहा हूँ कि डायनेमिक प्रोग्रामिंग में हम करते क्या है, होता क्या है। कोई भी एक बड़ी प्रॉब्लम जिसको हम छोटे छोटी प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर सकते हैं, और उन छोटी छोटी प्रॉब्लम को सोल्व करके उन सबके रिजल्ट को सेव करके हम अपना आंसर ला सकते हैं, ठीक है। तो बड़ी प्रॉब्लम को छोटी प्रॉब्लम में डिवाइड करना कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो हम हर जगह कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे डिफरेंट क्या है? यहाँ पे डिफरेंट ये है कि वो छोटी प्रॉब्लम जो है ना, वो यूज होती रहेंगी आगे। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने एक प्रोग्राम को लिख दिया और आप उसका यूज नहीं कर पा रहे हो, उसका रीयूज होगा। उस छोटी प्रॉब्लम का हमेशा रीयूज होगा। आपको ना ये इस एग्जांपल से समझ में आएगा। ये एक फिबोनाची सीरीज है, अगर कई लोग जानते भी होंगे फिबोनाची सीरीज। इसमें क्या होता है ना, ये 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 1। इसमें जो नेक्स्ट नंबर होता है वो पहले दो नंबर का सम होता है। तो जैसे आप देखोगे 0 फिर 1, फिर यहाँ पे जो 1 आया है 1 + 0 1 आया, उसके बाद जो 2 आता है वो 1 + 1 2 आया, फिर 2 + 1 3 आया,
3 + 2 5 आया। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये जो नेक्स्ट नंबर आ रहा है वो प्रीवियस 2 नंबर का सम है। जो 13 है वो 8 + 5 13। अगर आप 21 को देखोगे 13 + 8 21। इस टाइप की प्रॉब्लम आती है और ये ऐसे लॉजिकल रीजनिंग में भी आती है। ये फिबोनाची सीरीज है और ये अपने आप में बहुत, इसके ऊपर काफी रिसर्च वगैरह भी चल रही है। ठीक है, जैसे 21 + 13 देखोगे 34। तो कोई भी नंबर अपने प्रीवियस 2 नंबर का सम है। ठीक है, तो ये डायनेमिक प्रॉब्लम, मतलब डायनेमिक प्रोग्रामिंग से हम इसको सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी एक नंबर का सम पिछले वाले दो नंबर पे डिपेंड है। राइट, तो अगर मुझे फॉर एग्जांपल मुझे एक प्रॉब्लम दी कि भाई आपको ना एक कोई भी नंबर दिया जाएगा, जैसे ये पोजीशन है, पहली फिबोनाची सीरीज की पोजीशन 0 है, दूसरी की 1 है, तीसरी की 1 है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये 55th है, ये 10वें नंबर पे है। तो मेरे को कहा कि भाई आप 10th नंबर की जो फिबोनाची सीरीज में जो 10th नंबर होगा ना वो बताओ। तो 55 मैं बताऊंगा। तो उसको करने का क्या तरीका होगा, मैं पूरी कैलकुलेशन करूंगा खुद फिर से। पहले मैं 0 रखूंगा, फिर 1 रखूंगा, फिर इनको जोड़ूंगा, 1 1 + 1 2 2 + 1 3 3 + 2 5। ऐसे मैं सेव करूंगा बार बार। सेव करके जब मेरा 10वां नंबर आ जाएगा तो मैं 10th नंबर उनको बता दूंगा कि अच्छा जो ये फिबोनाची सीरीज थी इसका जो 10th नंबर है वो 55 है, फॉर एग्जाम्पल। एक तरीका तो ये हुआ। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि मैं इसको पहले से ही सेव करके रख लूंगा। मैं 9 तक पहले से सेव करके रख लिया मैंने। उसने बोला कि भाई 10th वाला बताओ। अच्छा 10th वाला बताऊं, मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा मेरे पास 9 तक तो सेव है ही ऑलरेडी। मैं 9th नंबर को 8th नंबर को जोड़ के 10th वाला नंबर बता दूंगा। थोड़ा बहुत क्लियर हुआ? मतलब बेसिकली इसमें हम हमारी जो प्रॉब्लम्स हम सोल्व करते हैं उनके रिजल्ट्स को सेव करते रहते हैं अपने पास, ताकि जो नेक्स्ट प्रॉब्लम हो उसको हम अपने प्रीवियसली जो हमने सोल्व की हैं प्रॉब्लम्स उनके रिजल्ट्स को यूज करके हम अपना आंसर दे पाए। तो ये एक थोड़ा सा अगर कोई डायनेमिक प्रोग्राम आप और डीपली इसको जा सकते हैं, लेकिन बहुत लेटर फेज में जाना। ठीक है, बहुत एडवांस लेवल पे इसकी प्रॉब्लम पूछी जाती हैं और मीडियम और हार्ड लेवल के बीच में पूछी जाएंगी। तो आपको बस थोड़ा बहुत अगर आइडिया हो कि डायनेमिक प्रोग्रामिंग में करते क्या है तो इतना इनफ है। तो यही है कि एक टेक्निक होती है जिसमें हम अपनी प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, सब प्रॉब्लम में डिवाइड कर लेते हैं, और हर एक सब प्रॉब्लम हमें जो भी हम रिजल्ट आता है उसको हम सेव करते हैं, ताकि नेक्स्ट जो कोई भी हमारी प्रॉब्लम हो उसको हम यूज कर सकें प्रीवियस सॉल्व हुई प्रॉब्लम से। रीयूज करते हैं इसमें हम अपने प्रोग्रामिंग का। हमने जो एक बार कैलकुलेट कर लिया उसको ऐसा नहीं कि हम उसको डिलीट कर देते हैं। हमने जो भी एक बार कैलकुलेट कर लिया उसको सेव करते हैं, ताकि नेक्स्ट जब हमारे पास कोई टास्क आए तो हम अपनी प्रीवियस कैलकुलेशन का यूज कर सकें। ये डायनेमिक प्रोग्रामिंग का मोटा मोटा सा है अंडरस्टैंडिंग, डीप में जाने की जरूरत नहीं है। ये दो चीजें होती हैं, दो टेक्निक, स्लाइडिंग विंडो और एक होता है 2 पॉइंटर टेक्निक जो मैंने बताया था। ये एरे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए काफी यूजफुल होती हैं। तो आप इनके बारे में थोड़ा सा देख सकते हैं कि होती क्या है 2 पॉइंटर टेक्निक और ये स्लाइडिंग विंडो क्या होता है। तो बेसिकली मैं थोड़ा सा अगर मैं स्लाइडिंग विंडो की बात करूं, ठीक है, तो स्लाइडिंग मतलब स्लाइड हो सकता है, खिसक सकता है। ठीक है, विंडो का आप एक तरीके से समझ सकते हैं कि एक लाइन मान लो आप, विंडो एक तरीके स्लाइडिंग विंडो, खिड़की होती है स्लाइडिंग विंडो, हम खिड़की को स्लाइड कर सकते हैं लाइक दैट। तो ये मतलब कंसेप्ट है, कई सारी प्रॉब्लम जो है ना इससे सोल्व हो जाती हैं इजीली। अब किस टाइप की प्रॉब्लम सोल्व होंगी इजीली, मतलब अब देखो ये एग्जांपल है। अब एक एरे है, ये एरे दिया हुआ है और हमारी प्रॉब्लम है कि इस एरे में से मैक्सिमम सम निकालना है के कॉन्जिक्यूटिव एलिमेंट्स का। के की वैल्यू यहाँ पे 4 है, मतलब इसका सिंपल सा मतलब है कि कोई भी 4 कॉन्जिक्यूटिव वैल्यू 1 4 2 10 ये हो सकती है, 4 2 10 23 ये हो सकती है, 2 10 23 3 ये 4 वैल्यू हो सकती हैं, या कितनी भी 3 1 0 20 ये 4 वैल्यू हो सकती हैं। कोई भी 4 वैल्यू जिनका सम मैक्सिमम हो वो बताना है। ये एक प्रॉब्लम है, इसको हमें सोल्व करनी है, कोड करना है इसका। तो इसका एक नॉर्मल सॉल्यूशन जब आप करेंगे, जब आप खुद से जाएंगे, तो इसका नॉर्मल सॉल्यूशन ना लूपिंग के थ्रू आप करते हैं। आप क्या करेंगे, सबसे पहले पहले 4 का सम करोगे और उसको कहीं सेव कर लोगे, फिर आप नेक्स्ट 4 का सम करोगे, फिर आप उनको सेव करोगे, देखोगे कि मैक्सिमम कौन सा है, जो मैक्सिमम होगा उसको सेव कर लोगे। कि भाई जैसे हमने सबसे पहले 1 4 2 10 हमने काउंट किया तो वैल्यू कितनी आई, वैल्यू आई 17। ठीक, फिर हमने कहा ठीक है नेक्स्ट 4 वैल्यू चेक करते हैं। हमने फिर नेक्स्ट 4 वैल्यू चेक की, 4 2 10 23 क्या सम हो गया, 33 और 6 39, तो 39 हो गया। अभी हमें ये नहीं पता कि आगे भी मतलब मैक्सिमम मिल सकता है। फिर हम नेक्स्ट 4 का सम करेंगे, अब हम सम करेंगे 2 का
10 का, 23 का और 3 का, और फिर देखेंगे मैक्सिमम वैल्यू क्या है। इसको हमने सम किया, कितना आया 33, 38 आया। फिर हम क्या करेंगे, फिर नेक्स्ट 4 का सम करेंगे, 10 का, 23 का, 3 का, 1 का। ठीक है, तो ऐसे हम हर बार आइट्रेशन करते हैं। जब हम फॉर लूप इसको प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे तो हम 2 फॉर लूप लगा के आइट्रेशन करते हैं। ठीक, तो इसको सोल्व करने का एक और तरीका होता है कि हम इसको स्लाइडिंग विंडो की थ्रू सोल्व कर सकते हैं। अब स्लाइडिंग विंडो का मतलब क्या है? स्लाइडिंग विंडो का मतलब क्या है कि विंडो को स्लाइड करते रहो आप। जैसे इसने बोला था कि 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का सम देना है, 1 4 2 10। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 1 4 2 10 का सम करेंगे। ठीक है, तो इसको हम एक विंडो बोल देंगे कि 4 नंबर की एक विंडो बन गई। ये 1 4 2 10 जिसपे मैं एक बार होवर कर रहा हूँ, एक विंडो हो गई, खिड़की हो गई। अब मैं क्या करूंगा, इसका सम जोड़ लूंगा जो भी आया होगा। अब मेरे को नेक्स्ट देखना है, नेक्स्ट में क्या करूँ, इसको स्लाइड करूंगा। स्लाइड करने का मतलब आगे खिसका दूंगा। तो इन 4 नंबरों में क्या करूंगा, जो सबसे पहला नंबर होगा 1, इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा और 23 को ऐड करूंगा, तो मेरी ये वाली विंडो हो गई। फिर मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट मुझे विंडो स्लाइड करनी है। मैं जो इससे 4 वाला नंबर है इसको मैं डिलीट करूँ, मतलब सब्ट्रैक्ट करूंगा, और 23 से आगे जो 3 है इसको ऐड कर दूंगा। अब मेरी ये वाली विंडो हो गई, 2 10 23 3। मतलब बेसिकली एक प्रॉब्लम को सोल्व करने की टेक्निक है ताकि आप लूप में ना जाएं। नॉर्मली आप इसको सोल्व कर सकते हो लूप प्रॉब्लम्स, लूप लगा के, 2 लूप लगा के आप इसको सोल्व कर सकते हो, लेकिन आपको ज़्यादा लूप का यूज ना करना पड़े। आप एक लूप में ही प्रॉब्लम सोल्व कर लें ताकि आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाए। इसलिए हम ये स्लाइडिंग विंडो टेक्निक का यूज करते हैं। तो इसमें स्लाइडिंग विंडो में क्या होता है, एक वैल्यू प्लस होती है, एक वैल्यू माइनस होती है, एक वैल्यू प्लस होती है, एक वैल्यू माइनस होती है। तो जैसे हमने पहले 4 नंबर जोड़े, 1 4 2 10, फिर हमें नेक्स्ट सम करना है नेक्स्ट 4 नंबर का, तो हम क्या करेंगे, 23 को ऐड कर देंगे और 1 को माइनस कर देंगे, तो हमारी विंडो ये हो गई। फिर हमें नेक्स्ट 4 का सम करना है, हम 3 को ऐड कर देंगे, 4 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारी विंडो ये वाली हो गई, 2 2 3। फिर हमें नेक्स्ट करना है तो हम 1 को प्लस कर देंगे और 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारी विंडो ये हो गई। और हर बार कंपेयर करते रहेंगे कि किसकी वैल्यू ज़्यादा है। तो ये एक मतलब टेक्निक है और इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम बनती है। तो ये अभी आपको उतना क्लियर नहीं होगा, जब आप कोडिंग स्टेप वाइज कोडिंग करके आगे बढ़ेंगे तब आपको ध्यान में रखना है कि स्लाइडिंग विंडो आप पढ़ना एक बार, जब आप एरे थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाओ, कई सारी प्रॉब्लम में आपकी हेल्प करेगी ये वाली टेक्निक। ये इसका कोड भी है स्लाइडिंग विंडो का, तो अभी मैं इसमें कोड में नहीं जा रहा हूँ, अदरवाइज ये बहुत ज़्यादा मतलब डाउट हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसके कोड में देखेंगे तो ये देखो, ये स्लाइडिंग विंडो से मैंने कोड लिखा है, इसमें केवल एक ही लूप का यूज़ किया है मैंने, और इसमें वैल्यू एक बार एक प्लस कर रहा हूँ, एक माइनस कर रहा हूँ। और अगर मैं विदाउट स्लाइडिंग विंडो का कोड आपको दिखाऊँ तो इसमें 2 लूप का यूज़ हुआ है, एक ये वाला फॉर लूप है, एक ये वाला फॉर लूप है। तो बेसिकली ये टेक्निक्स होती हैं जिससे हम अपनी प्रॉब्लम को जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। एक हमारी एक 2 पॉइंटर टेक्निक होती है, ये भी एरे में बहुत ज़्यादा यूजफुल होती है, कई सारी प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कर सकते हो 2 पॉइंटर टेक्निक से। ठीक है, तो अब 2 पॉइंटर टेक्निक कैसे हम करते हैं, तो बेसिकली इसमें अपना कंट्रोल ना 2 जगह रखते हैं, एक स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एरे और एक एंड पॉइंट ऑफ एरे, 2 जगह हम अपना कंट्रोल रखते हैं। नॉर्मली अगर आपको कुछ प्रिंट कराना है, जैसे हमने फॉर लूप लगा के प्रिंट कराया था, तो हमने स्टार्टिंग से स्टार्ट किया था, स्टार्टिंग टू एंड। हमने 10 बार स्टार प्रिंट कराना था, तो हमने एक लूप लगाया, i इक्वल टू 0 से i लेस और 10 तक लगाया, और हमने उसको 10 बार प्रिंट करा दिया। तो हमारा पूरा जो कंट्रोल था वो स्टार्ट हुआ यहाँ से और एंड तक चला 80 तक। लेकिन 2 पॉइंटर टेक्निक में हम क्या करते हैं, हम अपना एक कंट्रोल स्टार्ट में रखते हैं, एक कंट्रोल एंड में रखते हैं, 2 कंट्रोल लेके चलते हैं। तो उससे क्या होता है, जो हमारा काम मान लो फॉर एग्जांपल कोई काम हमारा 10 टाइम्स में हो रहा है, 10 आइट्रेशन में हो रहा है, तो वो हमारा काम आधे में हो जाता है, 5 आइट्रेशन में हो जाता है। 2 पॉइंटर वो हमारी कॉम्प्लेक्सिटी को कम कर देता है, मतलब प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करना है उसका एक तरीका हो जाता है कि आपको कैसे सोल्व करना है। जैसे अगर मैं यहाँ पे इस प्रॉब्लम की बात करूँ, इस प्रॉब्लम में मुझे एक ये एरे दिया है 10 20 35 50 75 80, और मुझे इसमें से क्या करना है, उन्होंने बोला कि कोई भी 2 नंबर बताओ, पेयर बताओ, कोई भी 2 एलिमेंट्स इसमें जितने भी नंबर हैं जिनका सम x के इक्वल हो। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू लेता हूँ 70,
आपको दो वैल्यू बतानी है जिनका सम 70 है। अभी आप अगर आप देखोगे एरे को खुद से तो आप बता दोगे दो वैल्यू कौन सी दिख रही है आपको जिनका सम करके 70 आ रहा है। चैट पे डालेंगे दो वैल्यूज जिनका सम करके 70 आ रहा है, 70। ये जो एरे है जिसमें वैल्यूज हैं 10 20 35 50 75 80, 50 प्लस 20 70, ठीक है, देखिए आपको ठीक है। और किसी को और कोई वैल्यूज नहीं है और कोई पेयर नहीं है और भी पेयर हो सकता है, एक ही पेयर है और कोई पेयर भी हो सकता है, गौर से अगर देखो। ठीक है, यही है वैसे इसमें पेयर जो है 50 प्लस 20 यही है। लेकिन अगर मुझे इसको कोड को सोल्व करना हुआ तो कैसे सोल्व करूंगा, या आपने भी जो अप्रोच लगाई होगी वो कैसे लगाई होगी। आपने सबसे पहले एक नंबर पिक किया होगा 10, फिर आपने उस 10 को सारे नंबर से जोड़ के देखा होगा कि उसकी वैल्यू 70 तो नहीं है। हमने सबसे पहले 10 प्लस 20 किया, 30 आया। हमने 10 प्लस 35 किया, फिर हमने 10 50 किया, फिर हमने 10 प्लस 75 किया, फिर हमने 10 प्लस 80 किया, हमें x नहीं मिला। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम 20 को लेंगे, फिर हम 20 प्लस 35 करेंगे, क्या आया 55। फिर हम 20 प्लस 50 करेंगे, क्या आया 70। अब हमें मिल गया वैल्यू, तो हम कह देंगे हमें वैल्यू मिल गई। ऐसे ही आपने देखा होगा नॉर्मली, आपने जो आपके दिमाग ने काम किया होगा या आप कोड में भी करेंगे तो आप पेयर पेयर बना के, हमें पेयर ही तो चाहिए, 10 20 एक पेयर हो सकता है और 10 35 एक पेयर हो सकता है। ऐसे करके आपने पहले 10 के पेयर बनाए होंगे सारे, उसके बाद फिर आपने 20 के पेयर बनाने शुरू करे होंगे। 20 35 एक पेयर हो सकता है, 20 35 का 20 50 एक पेयर हो सकता है। ऐसे करके आपने फिर 20 के पेयर बनाए होंगे लाइक दैट। ऐसे आपने जोड़ा हुआ, राइट, सम किया होगा। सिमिलरली अगर ये 20 पे भी नहीं मिलता तो 35 का भी हमें पेयर बनाने पड़ते हैं, 35 और 50, 35 और 75। नहीं नहीं नहीं, ये सॉर्टेड के लिए सुटेबल नहीं है ना। ठीक है, ये किसी भी कहीं भी अगर हमें दो पॉइंटर चाहिए, पेयर चाहिए, उसके लिए सुटेबल है। तो ये पेयर हमने क्या किया, हमने हमारी जो अप्रोच है अब से पहले वो सीक्वेंस अप्रोच थी। हम यहाँ पे दो लूप का यूज करेंगे इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। पहले लूप में हम एक वैल्यू रखेंगे, दूसरे लूप में हम दूसरी वैल्यू रखेंगे, दोनों को सम करके मैच करेंगे एक्स के इक्वल है नहीं, और फिर हम उस पेयर को प्रिंट करा देंगे लाइक दैट। लेकिन टू पॉइंटर थ्योरम से हम क्या कर सकते हैं, टू पॉइंटर टेक्निक से हमने एक पॉइंटर रखा 10 पे और एक पॉइंटर रखा एरे के एंड में, 10 और 80, ठीक है। और हाँ सॉरी यस आनंद यू आर राइट, ये सॉर्टेड के लिए है। लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स में जरूरी नहीं है कि सॉर्टेड में ही हम काम करें, कुछ और प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं जो हम टू पॉइंटर से सोल्व कर सकते हैं। इस प्रॉब्लम में ये सॉर्टेड पे वर्क करेगा, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स होंगी जिसमें केवल दो पॉइंटर, मतलब जरूरी नहीं है कि कुछ और प्रॉब्लम होगी, मतलब मैं भी यहाँ पे रिमाइंड नहीं कर पा रहा। लेकिन टू पॉइंटर का सिंपल सा मतलब है कि एक पॉइंटर को आप स्टार्ट ऑफ द एरे रख दो और एक पॉइंटर को आप एंड में रख दो या मिड में रख दो, आपको दो पॉइंटर से कंट्रोल करना है। तो अगर आप यहाँ पे देखो 10 प्लस 80 मैंने दो पॉइंटर रखे, कितना समय आया 90, ठीक है। और एज दिस इज सॉर्टेड एरे, आपने देखा ये सॉर्टेड है, एक 10 20 35 50 असेंडिंग ऑर्डर में है। तो अब हमें वैल्यू क्या निकालनी है 70। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले दोनों पॉइंटर का सम करेंगे, 10 का और 80 का हमने सम किया, 10 प्लस 80 हमारा हो गया 90। तो हम हर बार चेक करेंगे कि भाई जो वैल्यू आई है वो हमारे रिजल्ट से बड़ी है या छोटी। अगर हमारे रिजल्ट से बड़ी होगी तो जाहिर सी बात है, अगर हमारे रिजल्ट से बड़ी है तो हमें जो ये वाला पॉइंटर है इसे मूव करना है, क्योंकि छोटी वैल्यू पे जाना है। और अगर हमारी वैल्यू बड़ी होगी तो हमारा जो ये वाला पॉइंटर है इसको हमें लेफ्ट पॉइंटर से राइट पॉइंटर पे जाना है। तो देखो सबसे पहले हमने 10 और 80 को जोड़ा 90, एक पॉइंटर 10 पे है, एक पॉइंटर 80 पे है, 90 आया, हमारी वैल्यू थी 70। तो हम क्या कहेंगे, नहीं हमें हमारी वैल्यू जो है छोटी है तो हमें लेफ्ट मूव करना पड़ेगा। अब हमारा जो 10 वाला पॉइंटर था वो 10 पे ही रहेगा, हमने ये 80 वाला पॉइंटर को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया 75 पे। अब हम इसको सम करेंगे 10 प्लस 75, ये हो गया 85। मैंने कहा जो हमारा सम आया, फिर हम उसको चेक करेंगे, नहीं 85 तो अभी भी बड़ा है किससे, हमारी वैल्यू से, 70 से बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, ठीक है इस वाले पॉइंटर को फिर से आप लेफ्ट मूव कर दो, फिर से कम वैल्यू पे आ जाओ, 50 पे आ जाओ। तो हम, और जो पहले वाला पॉइंटर है वो 10 पे रहेगा,
तो हमने क्या सम किया 10 प्लस 50 सम आया 60। हम कहेंगे यार ये तो अलग हो गया, अब हमारी 60 वैल्यू तो कम हो गई, हमारी वैल्यू तो 70 थी, तो 60 तो कम हो गया। तो हम क्या कहेंगे, जो राइट वाला पॉइंटर है जो 50 पे है उसको वहीं रहने दो, अब आप लेफ्ट वाला पॉइंटर को राइट मूव करो। हमारा जो पॉइंटर पहले 10 पे था, अब हम अपने पॉइंटर को 20 पे ले आएंगे। ये वाला पॉइंटर 50 पे आ गया था, ये वाला पॉइंटर हम 20 पे ले आएंगे। तो अब हम जोड़ेंगे 20 प्लस 50 और हमारा सम हो गया 70। हम क्या करेंगे, ओके हमें ये वाली वैल्यू मिल गई और हम ये वाली वैल्यू प्रिंट कर देंगे जिस पॉइंटर पे। तो हमारा पहला पॉइंटर 20 पे था और लास्ट वाला पॉइंटर 50 पे था, तो इन दोनों पॉइंटर की वैल्यू हम प्रिंट कर देंगे 20 और 50। पॉइंटर का मतलब है लोकेशन, एक तरीके से आप किस लोकेशन पे हो अभी, आपका जो आई और जे करके जो हम मूव करते हैं लूप के अंदर, वो किस पॉइंटर पे। तो इससे क्या हुआ, इससे हमने क्यों किया ऐसे, अगर हम नॉर्मली ऐसे ना करते तो हमें 2 लूप लगाने पड़ते, और जब भी हम 2 लूप लगाते हैं तो हमने क्या देखा था कि हमारी कॉम्प्लेक्सिटी या तो ओ एन स्क्वायर होगी या फिर हमारी कॉम्प्लेक्सिटी ओ एन log n होगी, दोनों ही ओ एन से ज्यादा है। अगर हमें अपनी कॉम्प्लेक्सिटी कम करनी है तो हमने 2 पॉइंटर का यूज किया, और आप देखोगे हमने केवल 4 5 6 इटरेशन किए हैं, इन दोनों को सम किया, या तो इसको माइनस कर दिया, इसको प्लस कर दिया, मतलब ओ एन में ही हमारा काम हो गया है, हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो ओ एन में ही हो गया। अगर हम लूप लगा के करते तो हमें हो सकता है कि इसमें 30 के आसपास आइट्रेशन करने पड़ते, 30 के आसपास, लेकिन अब हमने किया तो अभी 4-5 आइट्रेशन में हमारा रिजल्ट आ गया। तो हमारी ये जो स्पीड है, हमारा जो कोड है वो जल्दी वर्क करेगा, आइट्रेशन कम लगे, कॉम्प्लेक्सिटी कम हुई उसकी। तो ऐसी कई सारी और प्रॉब्लम्स होती हैं जहाँ पे हम 2 पॉइंटर लग लेते हैं, एक बार यहाँ पे पॉइंट कर लेते हैं एक वैल्यू को यहाँ पे पॉइंट कर लेते हैं, और 2 पॉइंटर टेक्निक हम उसको बोलते हैं। इसकी 2 पॉइंटर टेक्निक की जब आप प्रॉब्लम सर्च करेंगे तो आप, अगर आप एरे में वेल वर्स्ड हो तो आपको 2-4 प्रॉब्लम मिल जाएंगी, सोल्व करोगे तो ये काफ़ी ज़्यादा आ जाती है, मतलब इंटरव्यू में पूछ लेते हैं और जो आपका प्रोग्रामिंग टेस्ट होता है उसमें आ जाती है। तो होता है कि आप 2 लूप लगा के सोल्व तो कर लेते हो, लेकिन कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा रहती है तो वो आपको एक्सेप्ट नहीं करता, तो इसलिए 2 पॉइंटर टेक्निक आपको पता होनी चाहिए। ये सब चीज़ें जिनको, जो बिल्कुल बहुत बिगनर हैं उनके लिए अभी के लिए थोड़ा एडवांस हो रहा होगा, लेकिन अभी वे लोग नोट कर सकते हैं, देख सकते हैं कि आपको ये पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, और कैसे ये सब टेक्निक यूज हो रही हैं कोडिंग प्रॉब्लम को जल्दी सॉल्व करने के लिए, इजीली सॉल्व करने के लिए, फास्ट सॉल्व करने के लिए, कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करने के लिए। ठीक है, अभी है, अभी मैं यहाँ पे पोज करता हूँ, ठीक है, हैसिंग भी कहीं कभी और डिस्कस कर सकते हैं। कभी अभी आप लोगों को कोई और पर्सनल डाउट्स हैं कि आपको कुछ प्रॉब्लम्स आ रही